Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए एक और न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी हेल्थ के बारे में पूछा, तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर आस्किंग अबाउट दिस पुअर पर्सन एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि जब आपकी कोई कंसर्न इस तरीके से करता है और कोई इस तरीके से पूछता है, तो थैंक यू सो वेरी मच विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड या स्वीट हार्ट, अब मैं ठीक हूँ, एटलीस्ट वीडियो बनाने तक तो ठीक ही हूँ. बाकी कुछ वीकनेसेस हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है एंड मैं ठीक हो जाऊँगी बहुत जल्दी. फाइनली हॉस्पिटल से तो छुट्टी हो गई. एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट मेरे लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है. लिटरली ये इतना बड़ा नाइटमेयर है कि जब भी मैं हॉस्पिटल का नाम सुनती हूँ या फिर स्पेशली इंजेक्शन का, मेरे आंसू आ जाते हैं. एंड मुझे ही पता है कि मैंने ये 7 दिन किस तरीके से सर्वाइव किए हैं, और शायद मेरी फैमिली को पता होगा. तो खैर रोना और पीटना ख़त्म करते हैं. फाइनली मैं बाहर आ गई हूँ, तो अब अच्छी बातें ही करते हैं. तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. बाकी एक बार फिर से थैंक यू सो वेरी मच जिसने मुझसे पूछा. तो अब मैं ठीक हूँ एंड ठीक रहने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे वापस से हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बिकॉज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने. इट्स सो पेनफुल. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. एंड वंस अगेन सॉरी जो मैंने ये सब कुछ पर फिर से डिले कर दिया. मेंबरशिप की भी स्टोरीज स्टार्ट कर दी हैं मैंने. अभी मैंने इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव को अपडेट किया है एंड आगे आने वाले दिन में मैं बैलेट को भी अपडेट करूँगी. एंड उसके लिए रियली सॉरी कि बैलेट भी इतना ज़्यादा डिले हो गया इसकी वजह से. आई एम रियली सॉरी, बट जल्द से जल्द सब कुछ स्टार्ट होगा. ओके, ब्लिस ऑफ टेल पर भी न्यू चैप्टर जल्दी अपडेट होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को. तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था कि जहान एंड इबो अपने एक मिशन पर निकल चुके थे. एंड मिशन था टाउन को चेंज करना, मेंटालिटी को बदलना. एंड इस मिशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि विजान और इबो का जिस तरीके का आमने सामने या इस तरीके से नज़दीक आना बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ रहा था. और जो टाउन में वो लोग कर रहे थे वो डेफिनेटली काओस मचा रहा था. पर कहीं ना कहीं शिचैन का सपोर्ट था, उसके साथ साथ मार्कस का भी सपोर्ट था. सब ने अपने अपने ओपोनेंट्स को चुप कर रखा था. जैसे कि शिचैन ने बहुत हद तक हुलियन को चुप कर रखा था, खुद इबो ने हुलियन को चुप कर रखा था. और वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने पूरी तरीके से शाओलिन को चुप कर रखा था. और लियन का जो इंसिडेंट था उसने कहीं ना कहीं जोजोआ को कम्प्लीटली बिजी कर दिया था. तो इस वक्त जहान एंड इबो के लाइफ में या उनके जो वे में ज़्यादा हर्डल्स नहीं आ रहे थे. एक सिर्फ शुरुआत थी हर्डल्स आने की, क्योंकि बहुत जल्दी एक प्रेशर जैसा माहौल बनना शुरू हो गया था. और ये प्रेशर कब फटेगा, किस पर फटेगा, कोई नहीं जानता था. पर फिलहाल एक और दिन था, एक नया दिन. एंड विजान कम्प्लीटली तैयार हो चुका था. आज उसे एक बहुत ज़रूरी जगह जाना था. ये जगह थोड़ी सी अलग है. अब तक विजान जितनी जगह पर विजिट कर आया है, जहाँ वो टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर आया है, जिन लोगों को समझा कर आया है, वो एक एलाइट सोसाइटी के लोग थे. जहाँ पर इबो के साथ जाना बहुत हद तक कहीं ना कहीं सेफ साउंड था, क्योंकि वो लोग इबो के सामने गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते थे. पर आज जहाँ विजान जा रहा है ये उसकी लाइफ का एक गोल की तरह है. विजान बहुत लंबे वक्त से यहाँ जाना चाहता था एंड आज शायद उसे मौका मिल चुका है. ये एक स्लम एरिया है, यहाँ टाउन की सबसे पिछड़ी कौम रहती है. लेकिन विजान ने यहाँ जाने के बारे में बहुत बार सोचा है. पहले वो जोजोना के साथ एक बार यहाँ विजिट करने गया था, तो कुछ लोग विजान को यहाँ जानते हैं, पर वो सिर्फ एक 1% है. अंदर ये स्लम बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, तो अंदर के लोग विजान को उतना नहीं जानते हैं. ये चीज़ विजान को थोड़ा सा डरा रही थी, क्योंकि ये स्लम बाकी लोगों की तरह नहीं है. यहाँ लोग इतनी आसानी से नहीं समझेंगे. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ओमेगा लोगों की तादाद है, बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं. एंड विजान उन्हें रेस्क्यू करना चाहता है, वो ऑफ़र भी करना चाहता है. उसने बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में इन बच्चों को इनरोल करवाने के बारे में सोचा है. एंड खुद अपने स्कूल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा है. पर बस यही प्रॉब्लम है कि वो ये सब कुछ वहाँ पर लोगों को समझाएगा कैसे, क्योंकि समझाना ही थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट होने वाला है. लेकिन विजान ने ठान ली थी. उसने अपना केप पहना एंड बहुत अच्छे से अपने रोप्स को आज उसने डेलिकेटली हैंडल किया था. आज के रोप्स विजान के डेली रोप से थोड़े से अलग थे, क्योंकि आज जो जहाँ जा रहा है वहाँ उसे और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी. इसीलिए उसने एक हैवी रोप पहना था ताकि कोई गड़बड़ ना हो. एंड उसने जो केप भी पहना था अपना चेहरा ढकने के लिए, वो भी थोड़ा सा थिक साइड पर था. खैर विजान अब तैयार हो गया था. उसके पीछे शियन खड़ी हुई थी. शियन के हाथ में एक बैग था जिसके अंदर कुछ खाना रखा गया था, क्योंकि पता नहीं कितना वक्त लग सकता था और विजान कुछ खाना पैक करवा कर ही अपने साथ ले जा रहा था.
इन केस उसे ज़रूरत पड़ जाए। खैर विजान ये ले तो जा रहा था, ये कह करके वो खुद के लिए ले जा रहा है, पर शायद अचानक से ईबो का चेहरा जैसे विजान की आंखों के सामने घूम गया। लेकिन विजान ने उन सारे थॉट्स को साइड किया एंड शियान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सब कुछ रख लिया है ना? शियान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जी मास्टर, मैंने सब कुछ रख लिया है जैसा आपने कहा था। एंड मास्टर, आपने आज ये खाना ये कहते हुए शियान पीछे की तरफ देखने लगी, कहीं उसे कोई सुन तो नहीं रहा। एंड फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपने जो ये खाना बनवाया है ये आपका। कहीं ना कहीं विजान समझ रहा था कि शियान क्या कहना चाह रही है। पुअर मेड थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी क्योंकि विजान ने आज नॉर्मल खाना अपने साथ कैरी किया है। हाँ, उसके साथ उसका खुद का खाना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल खाना भी है। विजान ने तुरंत शियान की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, ये खाना मेरे लिए नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या खाना है, और जो खाना मैंने तुमसे पैक करवाने के लिए कहा था वो हम आज जा रहे हैं, शायद वहाँ काम आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं होता, तो उन्हें ऑफर करने के लिए। लेकिन तो विजान आगे बढ़ने लगा। हेडवे दूसरी तरफ शियान जैसे कुछ समझ नहीं पाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाना ऑफर करने के लिए। लगता है विजान सोशल हेल्प करना चाहता है। ये सोचकर शियान जैसे खुश हो जाती है, पर ये तो शायद सिर्फ विजान ही जानता था कि सोशल हेल्प किसके लिए थी। क्या उन लोगों के लिए थी या फिर एक ऐसे इंसान के लिए जिसको हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या एक आजा जो विजान की हेल्प कर रहा है तो विजान को भी उसके बदले में कुछ करना चाहिए। एंड वो इंसान कोई और नहीं, एक शेमलेस अल्फा है, एक ईगर अल्फा, एक छोटा अल्फा जो बस विजान के आगे पीछे आजकल घूम रहा है। एंड विजान सिर्फ एक अच्छे पर्सन होने के नाते कुछ ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता है ईबो को। खैर विजान अपनी सोच में डूबा ही हुआ था एंड एट लास्ट वो आकर कैरेज में बैठने ही वाला था, तभी एक इंसान ने एक तीखी आवाज़ में कहा, तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे हैं ना। इस आवाज़ को सुनकर विशान की जैसे मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं एंड उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदल गए थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि लियन खड़ी हुई थी। लियन ने विजान को ऊपर से नीचे तक एक बार देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत बेशर्म इंसान हो। ये कहते हुए वो हाथ बांधकर विजान के सामने खड़ी हो गई। विजान ने एक तीखी आवाज़ में कहा, हाँ सही कहा, ज़माना मुझे यही कहकर पुकारता है, बेशर्म। तुम भी कह लोगी तो कुछ नया नहीं हो जाएगा। वैसे तुम्हें कोई काम था मुझसे? ये कहते हुए विजान अपना केप ठीक करने लगा। लियन ने कहा, मुझे क्या काम होगा तुमसे? खैर बस तुम्हें ये बताना था, तुम मेरे फियांसे के साथ जा रहे हो तो थोड़ा हद में और हाँ अपनी औकात में रहना, क्योंकि वो तुम बहुत जल्दी क्रॉस कर देते हो और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से मेरे रॉयल प्रिंस का नाम तुम्हारे साथ जुड़े। वो तुम्हारे साथ जुड़े तो हैं, पता नहीं क्यों, शायद उन्हें भी सोशल वर्क करने का शौक़ है। एंड वैसे भी ऐसे काम करते रहने चाहिए भविष्य में, या फिर कहा जाए हेवन में हमें जगह मिलेगी। तो शायद मेरे हस्बैंड यही इसलिए कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी हद में रहना। और अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया, गलत निगाह से मेरे फियांसे को बचा कि लियन आए कुछ भी कहती, एक विजान ने अपनी तीखी आवाज़ में कहा, अपनी बकवास बंद करो लियन, और भूलो मत कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारे फियांसे या जो कोई भी वो शख्स है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी भी अल्फा से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बात तुम जानती हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही इंसान था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये दुनिया कहीं भी जाए, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और तुम मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी परवाह हो रही है अपने सो कॉल्ड, ये कहते हुए विजान की ज़बान जैसे थोड़ी सी कड़वी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, फियांसे की तो एक काम करो, कैरेज लो और मेरे साथ चलो, और अपने पार्टनर का भी थोड़ा साथ दो। हो सकता है उसके साथ साथ तुम्हें भी हेवन में जगह मिल जाए। ये कहते हुए विजान जैसे टॉन्ट कर रहा था एंड उसकी ऐसी सरकास्टिक बात सुनकर एक लियन का चेहरा बन गया। वो गुस्से से आल बबूला हो गई। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान। पर इससे पहले कि लियन आए कुछ भी बोल पाती भी, जैसे एक आवाज़ ने जैसे लियन को रोक दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि जोजोआ था। जोजोआ ने अपनी तीखी आवाज़ में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? जोजोआ की आवाज़ सुनकर विजान ने भी अपनी निगाहों को पीछे मोड़ा एंड देन उसने अपनी आइज़ रोल कर ली। एक और इंसान उसका दिमाग खराब करने आ गया। अगले सेकंड जोजोआ विजान एंड लियन के बीच में था। जोजोआ ने फिर से पूछा, मैंने कुछ पूछा है लियन, क्या हो रहा है ये? लियन ने कहा, क्या होगा डैड, आप ही देख सकते हैं ना, ये बेशर्म इंसान। तभी एक विजान ने कहा, लियन इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद करो। तभी एक जोजोआ ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, अपना नाम सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है? पर तुम तो यही हो ना, बेशर्म। और कहाँ जा रहे हो इस बार, ये सब कुछ तामझाम लेकर? तुम्हारा मन नहीं भर रहा क्या ये तमाशे करते करते? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे इंसानों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, दरवाज़ा बंद कर कर, और तुम्हें मोर्न करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, जो मेरा बेटा था, और उसके लिए आंसू बहाने की बजाय तुम बाहर जाकर ये आवारा करते हुए घूम रहे हो। मार्कस का सपोर्ट है, तुम्हें इस वजह से तुम ये सब कुछ कर पा रहे हो, वरना सच कह रहा हूँ मेरा मन तो तुम्हारी जान लेने का करता है। ये कहते हुए जो एक बार फिर से अपने मुंह से जहर उगल रहा था, और विजान जैसे अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो इस इंसान को नहीं समझा सकता। कुछ होते हैं ना लोग जिनका काम सिर्फ जहर उगलना होता है ज़िंदगी में, जहर बनना होता है ज़िंदगी में, और उनमें से वही शख्स जो है। इसीलिए विजान ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था। तभी लियन ने एक अपना मुंह तिरछा करते हुए कहा, आप भी सही कह रहे हैं डैड, इस वक्त पर इस इंसान को मेरे भाई के लिए रोना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि उसकी आत्मा जहाँ भी रहे उस सुकून से रहे। पर ये मेरे भाई के लिए आंसू बहाने की बजाय बाहर जाकर पता नहीं क्या कर रहा है, और सिर्फ अपने बारे में ऐसी वाहियात बातें फैला रहा है जिस सुनने में भी मुझे शर्म आ रही है। आजकल हमारा टाउन में निकलना मुश्किल हो गया है, जिसको देखो वो इसके बारे में ही बात कर रहा है।
यहाँ तक कि शीलियन मॉम के पास भी सिर्फ शिकायतें ही आ रही हैं और पता नहीं वो किस वजह से चुप बैठी हैं, वरना इस इंसान को तो ये कहते हुए लियन घूर कर विजान की तरफ देखने लगी। तभी का एक शियान ने जैसे विजान की कोट को पकड़ लिया था क्योंकि सब चिंता हो रही थी ये लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। पर विजान ने बहुत पोलाइटली उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हो गया आप दोनों का, या आप लोगों को और भी गालियाँ मुझे देनी है? तभी एक लियन ने कहा, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तभी एक जुजुआ ने कहा, हाँ सही कहा लियन, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इस बात पर विजान ने भी कहा, हाँ सही कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? ये कहते हुए विजान अपने कैरेट की तरफ मुड़ गया था। हैंड उसे इस तरह से जाते हुए देखकर कहीं ना कहीं लियन और ऊपर से जोजो ने अपनी मुट्ठियों को सिर्फ खींच लिया। वो इस वक्त सिर्फ जहर का घूंट पीकर ही सिर्फ विजान को बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि मार्कस है जिसने इस वक्त विजान के सर पर अपना हाथ रख रखा है, वरना जोजो तो सच में विजान को जिंदा चीर फाड़ कर खा जाना चाहता है। खैर बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही विजान के उस कैरेज को देखते रहे एंड फिर कहीं ना कहीं लियन ने जोजो की तरफ देखते हुए कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उसे? हाँ ऐसे ही जाने दिया? आपको नहीं लगता कि हमें उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए? वो शायद अपनी फितरत को, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को भूल रहा है। हमें उसे लाइन पर लाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि इस घर के रूल्स। पर इस पर लियन आए कुछ भी कहती। एक जोजो ने लियन की तरफ देखा एंड फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, धीरे बोलो और ये मत बोलो कि तुम्हारी अभी हेल्थ क्या है। और मैंने उसे जाने दिया क्योंकि जाना ज़रूरी है। अभी ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये बात बाहर आए और लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। क्योंकि अगर एक बार किसी को भी पता लग गया ना कि तुम्हारी कोख में इस वक्त एक हायर है, रॉयल प्रिंस है या होने वाला सम्राट है, तुम जानती हो ना, तुम एक नए भविष्य को जन्म देने वाली हो, नई पीढ़ी को जन्म देने वाली हो। और जो भी पैदा होगा वो बच्चा बहुत प्रीशियस होगा। अभी तक किंग यानी कि वो शेचैन कुर्सी पर बैठा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उससे पहले तुम माँ बन चुकी हो और तुम्हारा बच्चा डेफिनेटली भविष्य में उस कुर्सी का दावेदार होगा जिस पर इस वक्त रॉयल किंग बैठे हुए हैं। तो तुम बहुत खास हो और मैं नहीं चाहती कि वो मनहूस किसी भी तरीके से तुम्हें नज़र लगाए, इसीलिए उसका यहाँ इस घर से दूर रहना ही बहुत अच्छा है। इसलिए मैं उसे जाने दिया, वरना मैं तो उसकी टांग कब का तोड़ देता इस तरीके की हरकत करने के लिए। पर खैर शाओलिन है ना, वो निपट लेगी उससे। अभी तुम और मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि ये बात किसी तक ना पहुँचे। जब तक इंगेजमेंट नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी सेंट चेंज हो रही है, मैं तुमसे कहा था ना तुम बहुत ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल किया करो, और जो तुम्हें दिया था कि तुमने वो इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या तो जोजुआ एक लियन की तरफ देखने लगा। लियन थोड़ी सी स्टिफ हो गई। उसने जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने मेरी सेंट? ये कहते हुए वो अपने आप को स्निफ करने लगी। तभी जोजुआ ने कहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? एक ओमेगा खुद के ओमेगा सेंट को स्निफ नहीं कर सकता और उसे पता भी नहीं लगेगा कि अगर उसकी सेंट चेंज हो रही होगी। ये तो तुम्हारा अल्फा या तुम्हारे आसपास के लोग ही बता सकते हैं। और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हारी सेंट चेंज हो रही है। शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा बेबी इस तरीके से इंडल्ज हो गया है और शायद हो सकता है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया हो, दैट्स वाई स्मेल हो, मिल्क की स्मेल आ रही है। तो चलो अंदर चलो, इससे पहले कि लोग बातें करना शुरू करते हैं। वैसे भी शादी बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। तुम्हारा एक सेमेस्टर आगे निकल चुका है एंड आगे आने वाला वक्त तुम्हें तुम्हारे अल्फा के साथ ही गुजारना चाहिए। चलो चलते हैं, बात करते हैं शाओलिन से कि क्या हुआ, एंगेजमेंट कब होने वाली है। देखते हुए जोजुआ खींच कर लियन को अपने साथ ले गया था, पर लियन का दिमाग अभी वहीं स्टक था। उसकी स्मेल चेंज हो गई है, कहीं चीज़ ईबो को तो पता नहीं लग गई, और अगर लग गई होगी तो ये कहते हुए वो थोड़ा डर रही थी और कहीं कहीं खोई खोई नजर आ रही थी। पर जोजुआ वो इस वक्त कम्प्लीटली फोर्स था कि वो किसी भी तरीके से अपनी बच्ची को उस रॉयल पैलेस में देखना चाहता था और ये बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी बरत रहा था, बिल्कुल ऐसे कि विजान बरत रहा था। वो अपने कैरेज से उतर गया था। फाइनली वो वहाँ खड़ा हुआ था जहाँ से उसे अंदर जाना था, पर अभी वो किसी का इंतजार कर रहा था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि खुद ईबो था, जिसने टेलीफोन कर कर बार बार विजान से कहा था कि वो वहाँ रुके, उसका इंतजार करे, उसके बगैर अंदर ना जाए। एंड इसलिए विजान भी इंतजार कर रहा था, पर उसे नहीं पता वो क्यों इंतजार कर रहा है। उसे अंदर चलना चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली अंदर चलना चाहिए। विजान ने अपने साइड में खड़ी हुई एक टीचर की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। विजान के साथ ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए हैं इस मुहिम के अंदर, यही कहा जाए बहुत ही कम लोग हैं, 1 या 2। विजान ने अपने पीछे देखा तो वहाँ उसके यूजली 2 गार्ड्स खड़े हुए थे एंड शियान थी, इसके अलावा और कोई नहीं था। विजान ने गहरी सांस ली एंड फिर उस स्लम की तरफ देखा, जिसे देखने में ही वो थोड़ी डेंजरस सी लग रही थी। हाँ वो थोड़ी डेंजरस नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली थी। एंड विजान जानता था यहाँ चीज़ें मुश्किल होंगी, बहुत मुश्किल होंगी। एंड उससे भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ जाते के साथ ही एक बार फिर से जैसे विजान को जोजुआना की याद आ गई थी। वो पल जब जोजुआना और विजान शायद मुश्किल से 12 या 13 साल के रहे होंगे। तब अक्सर विजान यहाँ आता था। एंड वो क्यों आता था ये शायद उसे भी नहीं पता। शायद इसलिए क्योंकि विजान के मॉम का रिलेशन, विजान जैसे अपनी उन पुरानी यादों में और ज़्यादा डूबना नहीं चाहता था, या ज़्यादा वो डूब पाता। तभी अचानक से एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ने चिल्लाते हुए कहा, जान काका, क्या ये
आप हैं? हाँ, क्या सच में ये आप हैं? ये कहते हुए वहाँ से एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए विजान के पास आ रही थी। एंड नहीं सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, उसके पीछे उसकी माँ भी खड़ी हुई थी। एंड वो भी विजान को देखकर जैसे चौंक गई थी। कल यहाँ पर न्यूज़ भिजवाई तो गई थी, पर उस बच्ची ने सोचा नहीं था कि सच में विजान यहाँ आ जाएगा। एंड इसलिए वो सरप्राइज नजर आ रही थी, लेकिन उसके हाथ में जो बच्ची थी वो बस कब छूट कर हाथ उसका विजान की तरफ दौड़ गई, उसे पता ही नहीं चला। एंड उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आगे बढ़ने लगी। एंड अगले ही सेकंड उस छोटी सी बच्ची ने विजान को हक कर लिया, और विजान ने भी उस छोटी की बच्ची की तरफ देखा एंड अपने आप को झुकाया, और अगले ही सेकंड उसने भी उस छोटी बच्ची को हक करते हुए कहा, यूजुकी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, ये कहते हुए विजान बहुत जेंटली एंड सॉफ्टली उस बच्ची को कडल कर रहा था। एंड उस बच्ची ने भी हक करते हुए कहा, जानसान काका, मैंने और माँ ने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए वो चहक रही थी। एंड जान की आंखों में जैसे हल्के से आंसू आ गए। उसने अपने सामने खड़ी हुई उस लेडी की तरफ देखा एंड हल्के से जैसे नोट किया हो। एंड फिर देन उसने यूजुकी की पीठ चलाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, कैसी हो तुम? ये कहते हुए विजान ने फाइनली उस हक को ब्रेक किया एंड यूजुकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यूजुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड माँ भी बहुत अच्छी है ना माँ? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ देखने लगी। एंड फाइनली एट लास्ट यूजुकी की माँ वहाँ पर आ गई थी। यूजुकी की माँ ने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में यहाँ आ गए? विजान ने खड़े होकर यूजुकी की माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो यहाँ आना ही था ना, आई एम सॉरी कि मैंने इतना वक्त लगा दिया। इस बात पर जैसे यूजुकी की माँ पूरी तरीके से चुप हो जाती है। दरअसल उसने भी विजान की तरह ही काला लिबास पहना हुआ था। एंड इसका मतलब बिल्कुल साफ था, शायद उसका अल्फा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। एंड विजान को इस तरीके से देखकर यूतारी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों ने जिससे उसका साथ छोड़ दिया और अगले ही सेकंड आंसू बह गए। उसने उन आंसू को पूछा एंड देन विजान की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा विजान। ये कहते हुए वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, पर विजान ने अगले ही सेकंड यूतारी को भी गले लगाते हुए कहा, तुम्हें इस तरीके से आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शायद मेरी और तुम्हारी किस्मत ही थी। जाने वाले चले गए और पीछे हमें छोड़ गए। तभी यूतारी ने कहा, सही कहा तुमने, जाने वाले चले जाते हैं और पीछे हमें छोड़ जाते हैं। पर जुजुआना, कैसे हुआ ये सब कुछ उसके साथ? हाँ, क्यों हुआ? तुम दोनों, किसकी नज़र लग गई तुम दोनों को? किसकी? ये कहते हुए वो रोए जा रही थी और विजान ने जैसे यूतारी को अपने से अलग किया एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, नज़र वज़र क्या, कुछ नहीं होता, ये तो बस हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं इस तरीके से। और जुजुआना, हम सबसे अच्छी जगह पर है, वो आसमान में है, सुकून से है। ये तो हम लोग हैं जो इस दुनिया में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। पता है, हम लोग रोते हैं उन लोगों के लिए जो हमें छोड़ कर चले जाते हैं, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि वो लोग अब अच्छी जगह पर हैं, क्योंकि बुरी जगह पर तो हम हैं। आज़ाद हमें भी होना चाहिए, ये दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। विजान की बात सुनकर यूतारी की आंखों से और आंसू निकल आए थे। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सही कहा तुमने, ये अच्छी जगह नहीं है। तभी पीछे से एक बीटा पर्सन आगे आ गया था, वो यूतारी का भाई था। उसने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, हाय विजान, क्या तुम, आई एम सॉरी मास्टर वे, क्या मैं आपको याद हूँ? ये कहते हुए वो हल्का सा हेजिटेट हो रहा था, थोड़ा सा एम्बेरस भी हो रहा था, नर्वस भी हो रहा था। एंड उसको इस तरीके से देखकर विजान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ नुओ, तो अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, तुमने अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखा। न्यूतो ने तुरंत थोड़ा सा एम्बेरस होकर विजान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मैंने आपसे वादा किया था ना। देखो आजकल ये दोनों बहुत खुश रहती हैं, है ना यूतारी? ये कहते हुए उसने अपनी बहन की तरफ देखा एंड यूतारी ने ऐसे हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, मेरे भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा और तुमने भी मेरा विजान, थैंक यू सारे पैसे भिजवाने के लिए। एंड ये बात सुनकर विजान ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम ऐसे कहोगी? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिस तरीके से जो जाना था मैं भी हूँ, और हमने कसम खाई थी कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए विजान यूतारी की तरफ देखने लगा एंड यूतारी भी मुस्कुरा जाती है। दरअसल यूतारी और उसकी फैमिली जापान से आई हुई एक रिफ्यूजी फैमिली थी। एंड जिस टाइम पर वो यहाँ आए थे, स्लम के हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर थे। एंड उस टाइम पर विजान ने यहाँ पर आना ही शुरू किया था। उसकी मॉम दरअसल एक सोशल वर्कर रहा करती थी। अपने यंग एज में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं विजान को भी पता लगी थी, और वो भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। एंड उसने पता किया था कि उसकी मॉम कहाँ कहाँ जाती हैं, और उनमें से यही एक जगह थी जहाँ पर उसकी मॉम सबसे ज़्यादा जाया करती थी। इसलिए विजान ने भी
यहाँ पर आना शुरू किया। वो अपनी लाइफ में से मूव ऑन करना चाहता था एंड जब वो यहाँ आना शुरू कर रहा था तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी एंड ये कब उसका इंटरेस्ट बन गया और इंटरेस्ट से पैशन बन गया उसे पता ही नहीं चला। उस टाइम पर 15 साल का विजान ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था और उसके साथ जोजाना तो हमेशा रहता ही था। तो जहाँ विजान नजर आता था वहाँ जोजाना भी नजर आने लगा एंड इस तरीके से उन लोगों की ये नई जर्नी शुरू हुई थी। और तभी यहाँ पर उसे ये फैमिली मिली थी, युतारी मिली थी। और युतारी और विजान और जोजाना का कनेक्शन एक ऐसा बैठा था कि उन सबको जैसे अपने आप में दोस्त मिल गया था एंड तब से ही विजान एंड जोजाना युतारी की पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे और उन्होंने ही हेल्प की थी उन्हें यहाँ स्टेबल करने के लिए। विजान ने तुरंत युतारी की तरफ देखते हुए कहा, तो हम चलें? युतारी ने कहा, हाँ चलते हैं। मतलब क्या बस इतने ही लोग हैं? वैसे तुमने जो कहा था वो सब कुछ तुम सच में करना चाहते हो? विजान ने अपने पीछे एक बार फिर से देखा जहाँ ईबो का दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था एंड वो इंतजार भी नहीं करने वाला। उसे आना होगा तो आए, ना आना हो तो उसकी मर्जी। ये कहते हुए विजान थोड़ा मुंह बनाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिटरली यहाँ पर आधे घंटे से इंतजार कर रहा है पर ये अल्फा सच में केयरलेस है बहुत ज़्यादा एंड उससे भी ज़्यादा टाइम का बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है और विजान बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। इसीलिए उसने युतारी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हम ही लोग काफ़ी हैं एंड मैंने एक नई मुहिम शुरू की है और मैं चाहता हूँ तुम्हारे स्लम से कुछ लोग हमारे स्कूल में आए। फाइनली मैं ऑफिशियली बहुत सारे बच्चों को अपनी स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। युतारी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा, है ना यूसुकी? क्या तुम स्कूल जाओगी? ये कहते हुए युतारी अपनी छोटी बच्ची की तरफ देखने लगे। यूसुकी ने तुरंत उछलते हुए कहा, हाँ मैं स्कूल जाऊंगी, जान काका के साथ स्कूल जाऊंगी मैं। ये कहते हुए वो हंस रही थी एंड उसे देखकर बाकी सब लोग भी हंसने लगे। शियान भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि फाइनली इसके मास्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। बहुत लंबे वक्त के बाद उसे इस तरह से जान को मुस्कुराते हुए देखा था। उसके बाद बाकी सब लोग अंदर उस स्लम की तरफ बढ़ गए थे। युतारी जान को समझाती जा रही थी कि यहाँ पर किस तरीके से उसे बात करनी है, कैसे कैसे यहाँ का माहौल है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है एंड जिस तरीके से विजान ने युतारी से कहा था कि वो बाकी सब लोगों को इकट्ठा करे एक जगह पर जहाँ पर वो विजान बाकी सारे लोगों से बातें कर सके, युतारी ने वैसा कर भी दिया था एंड अब विजान उन सभी लोगों के सामने था जो बस विजान को थोड़ा अजीब निगाहों से देख रहे थे एंड डेफिनेटली वहाँ पर कुछ अल्फाज भी थे एंड जो देखकर विजान थोड़ा सा स्टिफ हुआ था क्योंकि सबके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डार्क थे। हनी चीज़ विजान के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ कॉन्फिडेंटली देखा। उसे ये करना ही होगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काफ़ी है, वो अपने आप सच में काफ़ी है। वजह से यही एक चैंट करा जा रहा था, बिल्कुल जैसे कि ईबो चैंट कर रहा था। उसने तुरंत हाउशवान के बालों को जैसे खींचते हुए कहा, अरे हाउशवान जल्दी करो, और तुम कितना लेट करोगे? हाँ मैं लेट हो गया हूँ, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार डालेगा और अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, तो वो फिर से हाउशवान के बालों को खींच देता है और पूरा हाउशवान जो बस वक्त जीप चला रहा था उसने ईबो के हाथों को पीछे धकेलते हुए कहा, अरे पागल इंसान, छोड़ो मेरे बालों को, क्या तुम पागल हो क्या? इतनी जोर जोर से मेरे बालों को क्यों खींच रहे हो? मेरी शादी भी नहीं हुई है और ये सब टूट जाएंगे तो क्या होगा? ईबो ने दांत पीसते हुए कहा, अरे नहीं हुई है शादी तो मैं क्या करूं? और अच्छा है टूट जाने दो, वैसे भी किसी मतलब के नहीं है, और तुम गाड़ी जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। एक है तो ईबो बस जोर जोर से बोलने लगा। हाउशवान बस ईबो की तरफ देखने लगा। ये बेवकूफ इंसान सच में से अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है और गलती उसकी है क्या? ईबो की गलती है, वो देर से सो के उठा है। हाउशवान तो कब से उसे उठा रहा था पर ये इंसान तो खड़े घोड़े बेच के सब कुछ बेच कर सो रहा था और जब इसे होश आया तो इस तरीके से हवा की तरह बातें करते हुए बस हाउशवान को यहाँ खींच कर ले जाने लगा। हाँ, हाउशवान तो बस ये कह रहा था कि वो हाउशवान को ले ही क्यों जा रहा है, क्यों ना वो खुद अकेला ही चला जाता। वैसे भी ईबो की स्पीड बहुत तेज है, उसे इस जीप की स्पीड की क्या जरूरत है, पर ईबो और उसका दिमाग उसे कोई भी नहीं समझ सकता और हाउशवान समझना भी नहीं चाहता। इसीलिए उसने सिर्फ अपनी जीप की स्पीड को तेज कर दिया था क्योंकि वो अपने पुअर एक आज अपने बहुत स्पेशल बालों को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, वो भी ईबो के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फाइनली अब जीप दुगनी रफ्तार में दौड़ रही थी एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो बहुत ज़्यादा पेशेंट होता जा रहा था। पता नहीं क्यों पर उसके दिल की धड़कनें फट रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला, आज का दिन कुछ ठीक नहीं है और जिस जगह पर विजान उसे लेकर जाने वाला है वो तो ऑलरेडी ईबो को अलर्ट करने के लिए काफ़ी थी एंड ये चीज़ शिचैन ने भी ईबो को वार्न की थी। ईबो ने जब शिचैन को बताया था कि विजान कहाँ जाने के बारे में कह रहा है तो एक पल के लिए शिचैन चौंक गया था क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब जगह है वो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जापान से आए हुए रिफ्यूजीज़ ही नहीं हैं और भी जगह से आए हुए रिफ्यूजीज़ हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ क्रिमिनल या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो जेल से सज़ा काट कर वहाँ पर आए हुए हैं, या फिर वो इलाका कम्प्लीटली कहा जाए तो चोर उचक्कों से भरा हुआ है एंड ये जगह ठीक नहीं है। और खासकर विजान जैसे इंसान को वहाँ जाने के लिए ईबो जैसे रूह कांप गई थी ये सोचते के साथ ही कि विजान को अगर कुछ हो गया तो इसलिए उसे जल्दी पहुँचना चाहिए और जल्दी पहुँचना चाहिए। इसीलिए वो हाउशवान को और ज़्यादा प्रेशराइज करने लगा एंड फाइनली वो लोग लगभग 20 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गए थे एंड वहाँ पहुँचते के साथ ही एक पल के लिए हाउशवान थोड़ा सा चौंक गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि हम सही एड्रेस पर आए हैं। लेकिन तो इधर देखने लगा। ईबो ने तुरंत जीप में से अपने आप को नीचे उतारा एंड देन एक नज़र सरसरी सब तरफ घुमाई एंड देन उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा हाँ बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं एंड ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। हाउशवान भी तुरंत जीप से उतरता है एंड
उसने ईबो को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे तुम जहाँ कहाँ रहे हो? पर ईबो वो तो जैसे एक दिशा में दौड़ता चला जा रहा था एंड लिटरली उसके फेस को देखकर साफ कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। उसकी आंखों में कंसर्न है एंड ये हाउशान ने पहली बार देखा था। लानवांग ईबो की आंखों में कंसर्न, ईबो की आंखों में, क्योंकि ईबो की आंखों में शरारत हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, नौटंकी हो सकती है, फरेब हो सकता है, कहीं ना कहीं हद तक ईबो की आंखों में बचकानी हरकतें हो सकती हैं। पर किसी की चिंता करना ये तो शायद लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी जो हाउशान ईबो से एक्सपेक्ट कर सकता था। पर फिलहाल ईबो के रंग बदल रहे हैं और हाउशान को ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए वो बस चुपचाप ईबो के पीछे पीछे चलने लगा और ईबो जैसे विजान की खुशबू का पीछा कर रहा था। उसे बहुत माइल्ड सी खुशबू आ रही थी, लेकिन ये खुशबू काफ़ी थी उसे विजान तक पहुँचाने के लिए। एंड लगभग 10 मिनट तक उस स्लम में चलने के बाद एट लास्ट वो विजान की खुशबू को और ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से फील कर सकता था। इसका मतलब साफ था कि विजान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये जगह बहुत ज़्यादा बद से बदतर थी। जगह जगह टूटे टूटे नाले थे, सड़कें थी जहाँ पर पानी रिस रहा था, गंदा पानी, गंदी बदबू आ रही थी। एंड ऐसी जगहों पर शायद ईबो का पहली बार आना हुआ था और हाउशान का भी, इसलिए दोनों ने ही अपना मुंह ढक लिया था। लेकिन ईबो वो सिर्फ आगे बढ़ रहा था। हाउशान ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सच में सीरियसली क्या हम लोग यहाँ पर आए हैं? पर क्यों? तुम्हें लगता है ये जगह थोड़ी सी गंदी है? ये कहते हुए हाउशान अपने पैर बचाने लगा क्योंकि सच में नीचे बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। लेकिन ईबो वो सिर्फ चले जा रहा था। हाउशान ने कहा, ईबो कुछ बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पर ईबो तुरंत हाउशान का हाथ छटकते हुए कहा, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। और वो एलेक्स कहाँ है? मैंने कहा था ना उसको भी आने के लिए। हाउशान ने कहा, अरे यार हमें यहाँ खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम एलेक्स को यहाँ बुलाना चाहते हो? हाँ, तुम उसे क्यों बुलाना चाहते हो? पर इस बात का भी जवाब ईबो ने नहीं दिया। एट लास्ट वो बस आगे ही बढ़ रहा था और लगभग 5-7 मिनट के बाद एक आ जाए हद से ज़्यादा उस जगह को टॉलरेट करने के बाद हाउशान को ऐसा लग रहा था कि वो उल्टी ही कर देगा। तो ऐसे पहले कि वो उल्टी कर पाता, ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम यहाँ हो? मैं तुमसे कहा था ना मेरा वेट करना। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही सबकी निगाहें जैसे ईबो की तरफ घूम गई थी, पर ईबो की निगाहें सिर्फ एक इंसान के ऊपर टिकी हुई थी, वही शख्स जो उस काले लिबास में खड़ा हुआ है। एंड ईबो ऐसे घूर रहा था और विजान भी पर से चौंक गया ईबो की आवाज़ सुनकर। सब लोग सिर्फ ईबो की तरफ देख रहे थे और देखें भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था खुद कुदरत ज़मीन पर उतर आई है। इतना खूबसूरत शख्स सफ़ेद लिबास में। ईबो ने इस वक्त अपना रॉयल कोट पहना हुआ था। आजकल वो यही पहन रहा था, फॉर्मल। एंड फॉर्मल ईबो तो किसी प्रिंस से कम नहीं लगता। अरे वो तो प्रिंस ही है ना। हाँ, ईबो द लानवांग ईबो द प्रिंस ईबो बिल्कुल अपने प्रिंस एंड मैजेस्टिक रोल में ही वहाँ खड़ा हुआ था। उसके वो लंबे काले घने बाल लहरा रहे थे। ईबो ने साथ एक पोनी टेल बनाया हुआ था जिसे उसने ब्लू कलर के रिबन से बांधा हुआ था। ईबो की कुछ जुल्फें उसके चेहरे पर भी आ रही थी। उसकी वो शार्प नीली आंखें बिल्कुल सी समंदर की तरह थी और ऊपर से आसमान से निकलता हुआ वो सूरज जैसे और ज़्यादा ईबो को खूबसूरत बना रहा था। ईबो के पीछे से रोशनी निकल रही थी एंड सच में एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में एंजल उतर आया है नीचे। एंड ईबो का चेहरा तो था ही हैंडसम, मैजेस्टिक एंड ट्रमेंडसली ब्यूटीफुल। एंड तभी एक उसके ऐसे ऑरा को देखकर वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ओमेगाज या फिर जो और ओमेगाज लड़कियाँ खड़ी हुई थी वो एकदम से ब्लश करने लगी। एंड ये चीज़ किसी विजान ने भी नोटिस की कि किस तरीके से सारी लेडीज़ वहाँ पर ईबो को ही देख रही हैं एंड वो किस तरीके से ब्लश कर रही हैं, कान में कुछ खुसर फुसर कर रही हैं। एंड इस चीज़ ने विजान का ध्यान से इधर उधर करा था, पर ईबो का ध्यान, उसका ध्यान तो सिर्फ उसका ध्यान कोई इधर उधर नहीं कर सकता था। इसीलिए तो वो अगले ही सेकंड दंदनाता हुआ विजान के सामने आकर खड़ा हो गया। एंड इस बीच में वो गिरते गिरते भी बचा, पर ईबो उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो फिर से विजान के सामने खड़ा हुआ। विजान दरअसल एक थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ा हुआ था, कुछ पेड़ के ऊपर। एंड उसके नीचे ईबो खड़ा हो गया। उसने विजान के साथ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार करना, पर नहीं, तुम्हें इंतजार नहीं करना होता, एक सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं करना होता। हाँ, इतनी जल्दी है तुम्हें? क्या कर लिया तुमने यहाँ पर आकर इतनी जल्दी? सच में मैं क्या करूँ तुम्हारा? हाँ विजान, ये तो ईबो सच में ऐसे विजान को डांटने लगा। एंड शायद पहली बार था जब किसी ने इस तरीके से विजान से बात की हो। जो जाना भी कभी इस तरीके से विजान से बात नहीं करता था, इसलिए विजान को एक पल के लिए समझ नहीं आया। उसने बोलने की भी कोशिश की पर ईबो जैसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ईबो ने कहा, क्या अब तुम एक्सप्लेनेशन दोगे? इस बात की एक्सप्लेनेशन दोगे? हाँ शायद तुम दोगे, क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने में तो एकदम से माहिर होना। एंड ये सब तुम्हारा फेवरेट काम भी है। चिल्लाओ, मुझ पर चिल्लाओ, डांटो, पर तुम्हें वही सब कुछ काम वहाँ खड़े होकर करना चाहिए था, यहाँ आकर नहीं। ठीक है, तो वही वो घूर कर विजान की तरफ देखने लगा। वैसे सिर्फ विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? ईबो ने कहा, चिल्लाऊं ना तो क्या करूँ? क्या करूँ? मैं तुमसे कहा था ना वहाँ रहना। विजान ने कहा, और वहाँ क्या करके मैं क्या करता? आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पर तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था और मुझे मेरा काम स्टार्ट करना था। ये सारे लोगों ने इंतजार, तुम्हें क्या? ईबो ने कहा, तुम्हें वहाँ इंतजार करना चाहिए था मेरा। ठीक है, तो ईबो की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ कि सब लोग बस चुप हो गए। एक नज़र विजान एंड ईबो की तरफ ही देखने लगे। वहीं दूसरा विजान भी से थोड़ा सा अलर्ट हो गया। आज से पहले लोगों ने उससे बुरी तरीके से बात की है, एक से एक बुरे कमेंट भी किए हैं, जलील और जाहिल तरीके की बातें तो विजान अक्सर सुनता ही रहता है, पर ये कुछ अलग है। ईबो का इस तरीके से चिल्लाना कुछ अलग है। आज से पहले ईबो कभी विजान पर चिल्लाया नहीं, तो ये तो एक पॉइंट है ही, लेकिन इतने हक के साथ
इसलिए विजान जैसे एक पल के लिए वहीं स्टंट सही खड़ा हुआ था, तो अचानक से एक छोटी सी आवाज़ ने और छोटे से हाथों ने इबो को जैसे हल्के से पुश किया एंड विजान को कम्प्लीटली अपनी छोटी छोटी बाहों से केज कर इबो की तरफ कूदते हुए कहा, मेरे शान काका पर कोई नहीं चिल्ला सकता, साजान काका पर मत डांटो ना, यू गंदे प्रिंस। एंड ये कोई और नहीं बल्कि यूजुकी थी, जो इबो को अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर रही थी। एंड उसको इस तरीके से घूरता हुआ देखकर एक युतारी जैसे डर गई। उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यूजुकी ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो वो डर की नज़रों से इबो की तरफ देख रही थी, क्योंकि डेफिनेटली इबो एक रॉयल बैच के साथ वहाँ खड़ा हुआ था एंड वो बैच साफ साफ बता रहा था कि वो एक रॉयल मेंबर है, और इस तरीके से बात करना किसी रॉयल मेंबर से इसका मतलब साफ है, और वो सज़ा है मौत। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं युतारी अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो बस यूजुकी की अपनी तरफ खींचने लगी, पर यूजुकी वो तुरंत जैसे भी कहीं ना कहीं जहान को कस कर पकड़ कर इबो की तरफ ही घूर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान ने यूजुकी के सर पर हाथ रखा एंड धीमे से उसे अपनी माँ की तरफ जाने के लिए कहा। एंड देन उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हो गया तमाशा। इबो ने कहा, क्या मैं तमाशा कर रहा हूँ? इबो ने जैसे ही ये कहा, एक विजान ने एक गहरी सांस ली एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा, साइड में चलो बात करनी है। देखा तो ये विजान उस पेड़ से नीचे उतर आया था फाइनली। एंड वही दूसरी तरफ इबो ने विजान की तरफ देखने लगा, ये इंसान उसे सीरियसली क्यों नहीं लेता। एंड फाइनली इबो भी जैसे एक नज़र हाउशान की तरफ देखता हुआ विजान की तरफ पड़ गया था। वही दूसरी तरफ हाउशान इस पूरे नज़ारे को देख रहा था। ये नज़ारा कुछ अलग है, नहीं बहुत अलग है, और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ इबो भी समझने की कोशिश कर रहा था कि विजान उसे घूर क्यों रहा है। इबो ने फिर से अपने हाथ बांधते हुए कहा, क्या अब बोलो भी। विजान ने एक नज़र पीछे उन सब लोगों की तरफ देखा जिनकी निगाहें और कान कहीं ना कहीं जैसे इन लोगों की तरफ ही गड़े हुए थे, इसीलिए विजान थोड़ा सा और आगे खसक गया था। इबो भी उस विजान के पीछे पीछे चला गया एंड देन फाइनली विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम कोई काम बिना तमाशे के नहीं कर सकते। एंड विजान की बात सुनकर इबो ने लिटरली से बहुत ज़्यादा हर्टफुल एक्सप्रेशन दिए एंड ड्रामेटिकली अपनी आंखों को बड़ा कर और अपने चेहरे पर एक पाउट बनाकर उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम्हें मेरी हर चिंता तमाशा क्यों लगती है? तुमने मेरी चिंता को तमाशा बना दिया। मैं क्या करूं कि तुम एक पल के लिए ही मुझे सीरियसली लो, ठीक है। तो वो लिटरली बच्चा ऐसा पाउट बनाकर विजान की तरफ देख रहा था एंड उसकी ऐसी क्रिंज हरकतों को देखकर विजान सच में से बस एक पल के लिए स्टंट हो गया था। एंड देन उसने लिटरली इबो को क्लियर करते हुए कहा, बस करो। इबो ने कहा, क्या बस करूं? अब तो मुझे बोलने भी नहीं दोगे? सीरियसली मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, लान वांग इबो को समझे। कम से कम मेरा मेट तो मुझे समझ ही सकता है ना। एंड जैसे ही इबो ने कहा, एक पल के लिए विजान ने घूर कर उसे देखा एंड फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। इबो ने कहा, बस करो, ऐसी हर्टफुल बातें मुझसे मत कहो। मेरा ये पुअर दिल ये सह नहीं पाएगा। तुम मानो या ना मानो, पर मैं ही हूँ तुम्हारा एल। पर से पहले कि वह कुछ बोल पाता, एक पल के लिए इबो को महसूस हुआ कि उसका मुंह बंद हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो वो बोलने की कोशिश करने लगा, पर उसका मुंह सच में बंद हो गया था। एंड वही दूसरी तरफ विजान ने एक पल के लिए चौंक कर इबो की तरफ देखा एंड देन कहा, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे? इबो ने कहा, विजान ने एक पल में जैसे हंसते हुए कहा, वाह मुझे लगा नहीं था एक काम करेगा, आई मीन सीरियसली, ठीक है। तो विजान अपने पाउच की तरफ देखने लगा एंड एक पल के लिए अमेज्ड होकर इबो की तरफ। दूसरी तरफ इबो ने पहली बार जैसे विजान को हंसते हुए देखा था, इसीलिए बेचारा अपना वो शौक भूल कर जो उसे अभी भी लगा था कि उसका बोलती बंद हो गई है, वो सिर्फ विजान की तरफ ही देखने लगा अपनी उस टुकुर आंखों से। एंड वही दूसरा विजान ने एक पल में ही मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, तुम कंट्रोल में रहोगे, अब ज़्यादा बोलो मत, यहाँ खड़े रहो, मुझे बहुत सारे लोगों से बातें करनी है और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तो विजान अपने केप को संभालता हुआ वापस उन लोगों की भीड़ में चला गया था जिनकी निगाहें यहीं गड़ी हुई थी। एंड वही दूसरी तरफ इबो अपनी जगह पर जैसे स्टंट ही खड़ा हो गया, लेकिन जब विजान उसके पास से दूर चला गया तब उसे याद आया कि विजान उसके साथ क्या किया है, इसलिए वो एक बार फिर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर डैम उसके मुंह पर सच पर साइलेंसिंग स्पेल लगा हुआ था, पर वो कैसे लगा, क्यों लगा, एंड विजान के पास ये पावर कैसे आई, ये चीज़ इबो को समझ नहीं आ रही थी। एंड इसीलिए वजह से और ज़्यादा बोलने के लिए विजान के पीछे भागने ही वाला था। एक विजान ने रास्ते में से रुककर इबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, मैं वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं स्पेल हटा दूंगा। एंड वैसे भी शिचनगा ने मुझे ये दिया है तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये दिया। आई मीन सीरियसली, ये कहते हुए विजान जैसे हंसने लगा एंड वो एक बार फिर से इबो को लुक देता हुआ आगे बढ़ गया था एंड एक बार के लिए अपनी जगह पर स्टंट खड़ा रह गया। सच में शिचन ने विजान को ये दे दिया, विजान को, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। कितने करीब हैं? आई मीन विजान के पास कौन से शख्स ऐसे हैं जो उसके करीब हैं, सिवाय इबो को छोड़कर। इबो को थोड़ा सा हर्टफुल फील हो रहा था, साथ साथ बिट्रेयल भी। अब वो विजान की तरफ से बिट्रेयल था या फिर शिचन की तरफ से, इबो नहीं जानता। खैर अपने उधेड़बुन में लगा ही हुआ था एंड तुरंत अभी उसके पास हाउशान भाग कर आता है। उसने इबो के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? पर इबो जैसे बस एक पल के लिए भी विजान को ही ताक रहा था, गुस्से में एक अजीब से एक्सप्रेशन लेकर। एंड हाउशान ने फिर से इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हो क्या रहा है ये सब कुछ, और तुम सच में कभी बिना तमाशे के नहीं रह सकते? ये
कहते हैं हाउशवान ने जैसे ही ईबो की तरफ देखा, ईबो ने घूर कर हाउशवान की तरफ देखा, जैसे कि वो उसे वार्न कर रहा हो। ऑलरेडी विजान उससे ये कह चुका है, वो हाउशवान के मुंह से ये नहीं सुनेगा। विजान तो उसका मेट है, पर हाउशवान, इसीलिए ईबो उसे घूर कर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, क्या हम मुझे घूर क्या रहे हो? हाँ, उससे तो कुछ कहा नहीं गया, सारा गुस्सा तो मुझ पर ही उतारोगे। वैसे बाय द वे, वो प्रिंसिपल ने तुम्हारी अच्छी क्लास लगाई। बिल्कुल स्टूडेंट लग रहे थे तुम उसके। हाँ, उसके स्कूल में पढ़ने का इरादा है क्या? वैसे कुछ भी है, इस इंसान के अंदर कुछ तो बात है। देखो, ये कहते हुए हाउशवान जैसे ही विजान की तरफ देखने लगा, इबो ने तिलमिलाते हुए एकदम से हाउशवान के पैर पर जोर से अपना पैर मारा, एंड इतनी तेज मारा था कि हाउशवान की चीख निकल गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? ये कहते हुए वो ईबो की तरफ घूरने लगा, एंड ईबो इक्वली गुस्से के साथ हाउशवान की तरफ घूरने लगा। वो बोलना तो चाह रहा था, पर उसे याद आया कि विजान ने उसको साइलेंसिंग स्पेल लगा है। लेकिन फिर भी ईबो ने कोशिश की, एंड देन उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, खबरदार खबरदार जो तुमने विजान के ऊपर। एंड जैसे ही ईबो को रियलाइज हुआ कि वो बोल पा रहा है, उसने एकदम से विजान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। शायद उसने स्पेल हटा दिया था। एंड के साथ ईबो के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, एंड देन उसने विंक किया विजान को, जिस देखकर विजान ने अपना मुंह मोड़ लिया था, एंड वो बाकी लोगों से बात करना शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान ईबो किसी अतरंगी सी हरकतें देख रहा था। एक पल के लिए उसे लगा था कि वो उसे मार ही डालेगा, लेकिन अगले सेकंड वो मुस्कुराने लगा, वो बेवकूफों की तरह। हाउशवान ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, तुम सच में पागल हो ईबो, पागल हो तुम, तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें मेंटल असाइलम में होना चाहिए। ये कहते हुए हाउशवान अपना पुअर पैर संभाल रहा था, और वहीं पेड़ के किनारे वो बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने एक हाउशवान की तरफ हंसते हुए कहा, पागल तो मैं हूँ हाउशवान, पागल तो मैं हूँ, पर सिर्फ इस इंसान के लिए। ये कहते हुए वो विजान की तरफ ही देखने लगा, एंड एक पल में ही हाउशवान लिटरली जिससे शॉक हो जाता है जब उसे महसूस होता है कि ईबो ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया है, एंड अपने पाँव को पसार कर वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया है। ईबो हाउशवान जैसे ईबो की तरफ देखने लगा, पर वो चाहकर ईबो को हटा नहीं सकता था, क्योंकि ईबो तो बिल्कुल पैर पसार कर वहाँ लेट गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो की इस हरकतों को वहाँ पर खड़ी हुई जितनी भी ओमेगा गर्ल्स थी, वो बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही थी। एक पल के लिए वो शॉक हो गई थी। उन्हें ऐसा लगा था कि उन्होंने सिर्फ क्या नहीं देख लिया हो, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं की, वो भी रॉयल अटायर में। एंड दूसरा एक पल के विजान भी चौंक गया था, वो ईबो की तरफ देखने लगा, एंड तभी उसने अपना गला साफ कर बाकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हम यहाँ कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे तो ही अच्छा होगा। विजान की बात सुनकर बाकी सब लोग चाहते तो नहीं थे विजान की तरफ देखना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी निगाहों को विजान की तरफ कर लिया था, लेकिन बीच बीच में वो ईबो की तरफ भी देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउशवान मैं क्या करूँ, मेरा दिल बहुत घायल हो चुका है। हाउशवान ने कहा, जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ईबो, और मेरी गोद से हटो। ईबो ने तुरंत हाउशवान की सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने बोलने को जारी रखा, एंड देन उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लिटरली उसके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हर जगह मुझे वही दिखाई देता है, सुनाई देता है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पागल होता जा रहा हूँ। वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और वो नहीं होता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। देखो ना वो उसने मेरे साथ क्या कर दिया है, और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा। देखते हुए ईबो ने अपने आप को टर्न किया, एंड देन वो करवट लेकर विजान की तरफ देखने लगा, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, एंड बहुत डेजलिंग लग रहा था। सूरज की रोशनी उसके पीछे से भी निकल रही थी, एंड उसके बाल उस धीमी धीमी हवाओं में उड़ रहे थे। यूँ तो विजान ने लॉन्ग केप पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने उन शार्प आइज से विजान के चेहरे को देख सकता है, उसकी आउटलाइन को देख सकता है, उसके वो हिलते हुए होठ देख सकता है, एंड उनकी वो खूबसूरत आँखें। ये वजह से अपनी आंखों को जैसे कस कर बंद कर लिया, एंड बिल्कुल किसी वुंडेड पर्सन की तरह से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा क्या होगा हाउशवान, सच में मुझे बताओ मेरा क्या होगा। अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा हाउशवान। ये कहते हुए उसने ड्रामेटिकली हाउशवान की तरफ देखा, एंड हाउशवान ने अपनी आइज को रोल करते हुए कहा, तुम मरोगे नहीं, पर हाँ लोगों को मार जरूर दोगे अपनी इसी क्रिंज बातों को बोलकर। मुझे सच में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये कहते हुए हाउशवान अपनी बातें कहने लगा, ईबो से इग्नोर करने लगा। ईबो ने फिर से हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे हाउशवान सच बताओ, ये इंसान मेरी इतनी परवाह तो करता है। देखो ना, एक पल भी मेरी आवाज़ को बंद करे बगैर वो रह नहीं पाया। एक पल में उसने सारा अपना ये चार्म हटा दिया, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कहता है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसे अच्छा नहीं लगता जब मैं उसे मेट कहकर पुकारता हूँ, पर हम तो मेट है ना हाउशवान। ये कहते हुए वो इनोसेंटली हाउशवान की तरफ देखने लगा, एंड एक पल के लिए हाउशवान जैसे चुप हो गया। वो भी ईबो की उन आंखों में देखने लगा, मासूम आंखें। ईबो चाहे कितना भी बदतमीज़ क्यों ना हो, कितना भी दिलफेक क्यों ना हो, कितना भी आशिक मिजाज क्यों ना हो, और कितना भी फ्लर्ट क्यों ना करता हो, गड़बड़ क्यों ना करता हो, घोटाला क्यों ना करता हो, पर ईबो की आंखें, उसकी आंखें बहुत प्योर हैं, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। एंड हाउशवान जानता है ईबो का ये पूरा कैरेक्टर जो भी है, ये शायद उसके पेरेंट्स की वजह से है। उसे एक भी अच्छा बचपन नहीं मिला, उसे कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला। ईबो बचपन से ही एक अटेंशन सीकर की तरह रहा है, जस्ट बिकॉज वो अटेंशन के लिए क्रेव करता है। वो बचपन से अपनी माँ की अटेंशन चाहता था, पर शाओवी हमेशा बिजनेस में लीन रहती थी। ईबो का बचपन बहुत अकेला सा गया है। वो तो हाउशवान के आ जाने से वो मस्ती करने लगा, मजाक करने लगा, बोलने लगा,
पर इबो हाउशान के आने से पहले वो बिल्कुल चुप रहता था, सिर्फ शाओवी के साथ उसके घर में बच्चों को बाहर खेलता हुआ देखता था एंड उसे भी मन करता था कि वो भी बाहर जाकर खेले। पर जब भी वो बाहर जाता था बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा इबो को साइड कॉर्नर कर देते थे क्योंकि वो कहते थे कि वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसके पास पेरेंट्स नहीं है, उसकी मॉम रूड है, उसके पास डैड नहीं है। एंड क्या कर बच्चों से छुड़ाया करते थे। एंड इबो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा रोया करता था, वो सारे बच्चों से लड़ जाता था, कभी कभी तो उन्हें हार्म भी कर देता था। एंड ये चीज़ उनके पेरेंट्स को कंप्लेन करने पर मजबूर कर देती थी शाओवी से। एंड शाओवी इबो को डांटा करती थी कि उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें बच्चों के साथ पोलाइट रहना चाहिए। पर इबो वो शाओवी को कैसे बताए कि वो बच्चों से किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसने कोशिश भी की एंड बहुत हद तक शाओवी समझ भी गई थी, लेकिन फिर भी शाओवी इबो को ही समझाती थी कि उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड ऐसे करते करते इबो बच्चों से पूरी तरीके से दूर हो गया, वो किसी के साथ नहीं खेल रहा था, यही कहा जाए कोई साथ अपने आप को खिलाना ही नहीं चाहता था। एंड इसी तरीके से इबो बड़ा हो रहा था, पर शाओवी को ये अच्छा नहीं लगा कि उसका एकमात्र बेटा इस तरीके से दुनिया से दूर रहे। इसीलिए उसने हाउशान को बुला लिया था अपने आंट के यहाँ से। एंड जब से हाउशान इबो के साथ रहने लगा, इबो धीमे धीमे कर खुलने लगा। हाउशान और इबो की दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो गई। एंड एक बार फिर से वो चेयरफुल इबो बाहर आ गया था, पर इबो को उस चीज़ के अंदर अटेंशन चाहिए थी। वो हरकतें करने लगा, वो और ज़्यादा दम मचाने लगा, रिबेल बनने लगा। जब भी शाओवी उसके ऊपर अटेंशन नहीं देती, इबो कोई भी ऐसा काम कर देता जिससे कि शाओवी को उसके ऊपर अटेंशन देना ही होता। वो स्कूल में कुछ भी कर देता, वो अपने टीचर्स को परेशान करता, बच्चों को तंग करता। एंड ऐसे ही कर इबो बड़ा होने लगा। शाओवी की अटेंशन पाने के लिए वो सब कुछ करने लगा। एंड धीमे धीमे कर हाउशान को भी उसका कैरेक्टर समझ आने लगा। इसीलिए हाउशान इबो पर गुस्सा तो कर सकता था, पर कभी भी उसे नफरत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद देखा है कि वो किस सिचुएशन में बड़ा हुआ है एंड वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, असल में उसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है। पर अब जैसी हरकतें वो शाओवी के साथ किया करता था, अब इबो का जो डायमेंशन है, जो टारगेट है, वो चेंज हो गया है। अब ये इंसान इबो का टारगेट बन गया है। एंड हाउशान देख सकता है जैसे हरकतें इबो शाओवी का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था, वैसी हरकतें या कुछ सिमिलर हरकतें इस इंसान का ध्यान खींचने के लिए भी कर रहा है। पर ये इंसान इबो का कोई ब्लड रिलेटेड नहीं है, ये इंसान इबो की माँ नहीं है जो आखिरी में थक हार कर इबो पर ध्यान दे देगा। ये इंसान अलग है, और सबसे बड़ी बात ये इंसान किसी और का है, इबो का नहीं। और यही चीज़ हाउशान का दिल खट्टा कर रही थी कि आखिरी में उसके पुअर फ्रेंड का दिल टूट जाएगा और ये ठीक नहीं होगा। पर वो इबो को कैसे समझाए, इबो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, वो तो बस बोले जा रहा है। हाउशान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम करना क्या चाहते हो इसके साथ? इबो ने तुरंत हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसा सवाल है? ये कहते हुए वो हाउशान की तरफ देख रहा था। एंड हाउशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मुझसे प्यार करने लगे हो क्या? इस बात पर इबो जैसे चौंक कर बैठ जाता है। उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, क्या? मैं तुमसे पहले भी कहा है, प्यार इबो के लिए नहीं बना है। लानवांग इबो सिर्फ दिल फेंकना जानता है और दिल हासिल करना। और मुझे अपने कलेक्शन में इस वक्त इस इंसान का दिल चाहिए। तुम्हें पता है ना मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, लगभग 9999999। और अब मुझे इस इंसान का ध्यान चाहिए। तो क्या गलत है? मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का दिल अगर मेरे पास हो तो मेरा कलेक्शन एकदम से अप्रेज कर जाएगा, और मुझे बस यही चाहिए। ठीक है, तो वो बस सिलियों की तरह मुस्कुरा कर मिजान की तरफ देखने लगा। मैं दूसरी तरफ हाउशान ने अपने आइज रोल करते हुए कहा, तुम पागल हो या खुद को पागल समझने के लिए या बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो? तुम खुद भी जानते हो कि इस इंसान का तुम्हें सिर्फ दिल नहीं चाहिए। हाउशान ने जैसे ही कहा, इबो ने तुरंत हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? हाउशान ने कहा, कुछ भी नहीं, वक्त तुम्हें समझाएगा बड़ी। पर डेफिनेटली तुम्हारी हरकतें अगर ऐसे ही रही ना, तो वो इंसान अपना दिल दे ना दे, पर हाँ तुम्हारी जान ज़रूर ले लेगा, क्योंकि वो और लोगों की तरह नहीं है। जैसे ही हाउशान ने ये बात कही, इबो ने सिलियों की तरह मुस्कुराकर हाउशान की तरफ देखकर कहा, यही तो खास बात है कि वो सबकी तरह नहीं है, वो सबसे अलग है, और मुझे इसीलिए वो चाहिए। मुझे वो चाहिए हाउशान, मुझे वो चाहिए। देखो ना कितनी परवाह करता है ये, सब बच्चों का कैसे ख्याल रख रहा है। वो बच्चे जिन्हें ये जानता भी नहीं है, जिसके कोई नहीं लगते, लेकिन फिर भी आँखों में देखो इसकी कितनी ज़्यादा चमक है, प्यार है। तुम्हें पता है स्कूल में से कोई भी पसंद नहीं करता, मतलब पेरेंट्स, हाँ वो सब इससे नफरत करते हैं। वो अपने बच्चों तक को इसके पास नहीं भेजना चाहते, पर शहर का सबसे एलाइट स्कूल होने के नाते वो यहाँ उसे मजबूरी में भेजते हैं। एंड उसके पीछे इसे कितना कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर 1% भी चेंज नहीं होता उन बच्चों के लिए। सोचो ऐसा इंसान कितना प्योर दिल होगा ना। और फिर ये सोचो कि अगर ऐसा दिल मुझसे प्यार करेगा, मतलब प्यार तो किस हद तक वो मुझसे प्यार कर सकता है, कितना प्यार करेगा ना। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में जितना प्यार मुझे नहीं मिला, शायद ये इंसान, ये अकेला इंसान वो सारा प्यार मुझे दे दे। तो ऐसा दिल तो मुझे चाहिए हाउशान। क्या मैं सोच रहा हूँ तो मैं ग्रीडी हो रहा हूँ क्या? तो एक बार अपनी चमकती हुई आंखों से हाउशान की तरफ देखा। हाउशान एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर ने अपने आप ही ड्रामेटिकली हाउशान की गोद में एक बार फिर से लेटते हुए कहा, या फिर कैसा रहेगा हाउशान अगर ये मुझे अडॉप्ट कर ले तो? हाँ आई मीन
कितनी लविंग मदर बनेगा ना ये मुझे कितना प्यार करेगा, बचपन का सारा 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 प्यार मुझे ये दे देगा। एंड मेरा चाइल्डहुड एक बार फिर से वापस आ जाएगा। वैसे भी मैं अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करता हूँ। हाउशान कैसा रहेगा बताओ ना, ये मुझे अडॉप्ट कर ले तो। एंड अगर ये मुझे अडॉप्ट कर लेगा तो फिर मेट वाला कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ये मुझे मेट बनाना नहीं चाहता, मैं इसका मेट बनना चाहता हूँ। एंड इसी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पर जब अगर ये मुझे अडॉप्ट कर लेगा तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी ना हाउशान, बताओ ना। ये ग्रेट प्लान है ना, ये ग्रेट प्लान है। मुझे मेरा प्यार है मिल जाएगा, मेरे हिस्से का सारा प्यार मुझे मिल जाएगा। और ये इंसान, मैं जानता हूँ अगर ये इंसान एक बार किसी का हो गया ना तो इंसानों से जी जान से प्यार करेगा। और मुझे यही प्यार चाहिए, बचपन से मुझे यही प्यार चाहिए हाउशान, तुम जानते हो ना ये बात। ठीक है, तो वो अपनी सारी बातों को बोलकर सिर्फ हाउशान की तरफ देख रहा था। एंड हाउशान को ये सारी बातें बहुत क्रिंज लग रही थी। क्या इस इंसान को इतना फर्क नहीं पता कि मदर और मीट के अंदर क्या फ़र्क होता है? क्या ये पागल हो गया है? हाँ, ये इंसान पागल ही तो है। हाउशान ने तुरंत ईबो के बालों को झकझोर कर उसे अपनी गोद से हटाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही बातें करने वाले हो तो मैं सच में तुम्हें बहुत मारूंगा ईबो। और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम उसे अपना माँ बनाना चाहते हो या अपना मेट बनाना चाहते हो? पहले खुद डिसाइड कर लो। ईबो ने कहा, दोनों ही मिल जाएं, क्या प्रॉब्लम है? आई मीन एक माँ भी बुरी नहीं होगा, आई मीन इतना बड़ा। तभी हाउशान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे इतने बड़े बच्चे का इतना यंग डैड या मॉम व्हाटएवर, बहुत बढ़िया है ईबो। तुम्हारे दिमाग से मैं उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हाउशान अपना मुंह चढ़ाकर सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने एक बुरा सा लुक हाउशान की तरफ दिया एंड देन वो हाउशान को तुरंत धकेलता हुआ विजान की तरफ पड़ गया था। एंड अपने आप में बर्बादा हुआ कि तुम मेरे प्लान को नहीं समझोगे, मैं विजान को ही समझाता हूँ। एंड डेफिनेटली वो मान जाएगा, वो जरूर मान जाएगा। इतने सारे बच्चों को उसने अडॉप्ट कर रखा है, उन्हें मदरली लव दे रहा है, तो मेरे साथ क्या बुराई है? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो हाउशान सिर्फ ईबो की तरफ देख रहा था जो बस बढ़े ही जा रहा था। और वहीं तो सिर्फ बीच में विजान भी हाउशान और ईबो के इंट्रैक्शन को देख रहा था। ये भी देख रहा था कि किस तरीके से ईबो हाउशान की गोद में है। एंड इस चीज़ ने डेफिनेटली विजान की आंखों में कुछ तो किया था, लेकिन खैर वो कुछ सेकंड्स के लिए ही था, क्योंकि अगले ही पल विजान बाकी सब बच्चों के साथ बिजी हो गया था। एंड जैसे ही उसने महसूस किया कि वो उसी की तरफ आ रहा है, एक विजान की पकड़ उसके उस टेम्पलेट पर थोड़ी टाइट हो गई। वो ईबो की प्रेजेंस यहाँ नहीं चाहता, वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है और ये इंसान उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। एंड एज इट इज बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईबो विजान के बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर क्या था, लानवांग ईबो ने अपनी फेमस द डेज़लिंग ब्यूटीफुल चार्मिंग स्माइल को सबकी तरफ फैलाते हुए कहा, हाय एवरीवन एंड होप यू, आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम ईबो है। आजकल पूरे टाउन में मेरी बात हो रही है, तो क्या आप लोग मुझे जानते हो? ठीक है, तो ईबो ने शेमलेसली सबकी तरफ देखा एंड सब लोग जैसे ब्लश कर गए थे, सब लोग हंस गए। एंड उनमें से एक छोटी सी बच्ची ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता, आप तो वो छोटे वाले रॉयल प्रिंस हो ना। एंड जैसे उस बच्ची ने ये कहा, ईबो ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, छोटे वाला रॉयल प्रिंस, ये कैसा डिस्क्रिप्शन है डार्लिंग? क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी टॉल हाइट नजर नहीं आती? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तुम भी उन सब लोगों के अंदर शामिल हो गई जो मुझे निगलेक्ट करते हैं, जैसे कि विजान करता है, मेरा मेट। ठीक है, तो वही बने बस ड्रामेटिकली विजान के कंधे पर अपना सर रख दिया था। एंड जैसे ही विजान को रियलाइज हुआ कि इस इंसान ने क्या बोला और ये क्या करा है, और विजान ने तुरंत ईबो को खुद से पुश करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, हम बाहर हैं, क्या कर रहे हो तुम ये सब कुछ? ठीक है, तो वही विजान अपनी धीमी आवाज़ में लेकिन बहुत स्टर्न वॉइस में ईबो की तरफ देखकर बोलने लगा। एंड मैं तो सिर्फ ईबो ने पाउट बनाते हुए कहा, क्या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कहोगे? क्या हम लोग मेट नहीं हैं? तुम मेरे सोलमेट नहीं हो? हाँ। ठीक है, तो ईबो अपनी इनोसेंट आई से विजान की तरफ देखने लगा। एंड विजान को समझ नहीं आता कि वह इंसान का क्या करे। उसे सच में समझ नहीं आया है पहले दिन से, जिस दिन से लानवांग ईबो जैसी आवाज़ उसके जिंदगी में आई है, कि वो इस इंसान का क्या करे। इसलिए विजान जैसे चुप खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ विजान एंड ईबो की ऐसी खुसर पुसर को सुनकर बाकी सब लोग जैसे बातें करना शुरू कर चुके थे। सब लोग ईबो एंड विजान की तरफ ही देख रहे थे। एंड जैसे विजान को ये रियलाइज हुआ, उसे तुरंत ईबो से अपने आप को थोड़ा सा दूर किया एंड बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप प्लीज़ उस पर ध्यान ना दीजिए। एंड लानवांग ईबो, बेहतर रहेगा तुम अपने दोस्त के साथ ही खड़े हो जाओ वहाँ जाकर, और मुझे कुछ ज़रूरी काम करने दो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर बाकी सब लोग यहाँ आ गए तो चीज़ें। तभी एक जैसे ही विजान ने कहा, पीछे से कुछ आवाज़ आना शुरू हो गई थी। एंड ये आवाज़ कहीं ना कहीं ईबो के कानों में भी गई, क्योंकि उस आवाज़ से जोर से चिल्लाते हुए कहा, ईबो मैं आऊँ, मैं आ गया, सबको लेकर आ गया मैं। ठीक है, तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था। एंड नहीं सिर्फ एलेक्स था, उसकी पूरी पलटन वहाँ आई हुई थी। एंड जिसे देखकर एक पल के लिए विजान जैसे चौंक गया, क्योंकि ये इंसान नॉर्मल नहीं लग रहे थे, क्योंकि लानवांग जी के दोस्त थे। एंड उसी की तरह बिल्कुल अतरंगी नजर आ रहे थे। इतने ज़्यादा कलरफुल कपड़े, इतने ज़्यादा कलरफुल बाल एंड पूरे हिप्पी जैसे आर्मी लग रही थी, क्योंकि उनका ड्रेसिंग स्टाइल ही बिल्कुल कुछ ऐसा था। एंड एलेक्स की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये सब लोग ऐसे ही रहते थे। एंड अगले ही सेकंड में फिर चिल्लाते हुए कहा, ईबो यहाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एलेक्स अपने सो कॉल्ड एक्सपेंसिव शूज़ को वहाँ के पानी से बचाने की कोशिश करने लगा। एंड बाकी सब लोग भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। कुछ ने तो अपना चेहरा ढक रखा था क्योंकि स्मेल ज़्यादा थी, लेकिन वो एलेक्स को इग्नोर नहीं कर सकते थे। एलेक्स ने सबको बुलाया था और एलेक्स ईबो को इग्नोर नहीं कर सकता था। एंड एलेक्स एंड बाकी सबकी ऐसी हालत देखकर ईबो ने तुरंत चहकते हुए कहा, अरे वाह, मेरे भी गैंग मेंबर्स आ गए। फिजान, मैंने इन सब लोगों को बुलाया है सपोर्ट करने के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे एंड अब हम तुम्हारा मिशन पूरा कर ही रहेंगे। तुम्हें हमारा इंतजार करो, मैं एलेक्स को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो वो फुदकता हुआ एलेक्स के पास भाग गया था। एंड फिजान अपनी जगह पर चौंकता हुआ खड़ा
रह गया। एक मिनट, मिशन को पूरा करने के लिए इस इंसान ने इसको इन सबको बुलाया है, एंड ये सब लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो वो बेचारा पूरा विजान इन सब की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अब तो उसकी आफत आने वाली है। मिशन पूरा तो गया भाड़ चूल्हे में, पर ये इंसान एंड विजान, इसे सिर्फ पूरा दिन लगता है इन सब कोई बेबीसिट करने में जाने वाला है। विजान को तो अभी से अपने सर में दर्द महसूस होना शुरू हो चुका था, क्योंकि ईबो उसके इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि विजान चाह कर भी अपनी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एंड उसने सिर्फ अपनी हेल्पलेस आई से हाउशवान की तरफ देखा, क्योंकि एक हाउशवान ही था जो इन सब में थोड़ा सा सेंसिबल नजर आ रहा था। एंड जैसे ही हाउशवान को महसूस हुआ कि विजान थोड़ा सा हेल्पलेस नजर आ रहा है, वो ईबो से किनारा करता हुआ विजान के पास पहुंच गया था। एंड देन उसने हल्के से अपने गले को साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी ईबो एंड बाकी सब की तरफ से। हाउशवान की ऐसी बातें सुनकर एक विजान थोड़ा सा चौंक गया था। उसने हाउशवान की तरफ देखा, पर वो कुछ बोला नहीं। हाउशवान ने कहा, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, शायद आपको याद नहीं होगा, पर मेरा नाम वांग हाउशवान है, मैं लानवांग हीबो का। तभी एक विजान ने कहा, दोस्त हो, है ना? एक तो वो हाउशवान की तरफ देखने लगा। एंड विजान की ऐसी पोलाइट और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक वॉइस सुनकर एक पल के लिए हाउशवान थोड़ा सा चौंका था, लेकिन अगले सेकंड उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं हूँ तो सही, बाय द वे माफ़ करना, वो थोड़ा बेवकूफ़ है। ये कहते हुए हाउशवान ईबो की तरफ देखने लगा, जो अभी अपनी दुनिया में थोड़ा सा मस्त था, हेलेक्स के बालों को निहारने में या फिर बाकी सब लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराने में खुद को। तभी एक हाउशवान ने एक विजान की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है? इस बात पर हाउशवान लिटरली सीरियस था। पता नहीं क्यों, पर वो बस हेल्प करना चाहता था विजान की। सच में ये शायद ईबो की वजह से था, जो 24 घंटे ऑल टाइम विजान के बारे में बात करता रहता है एंड प्रेस करता रहता है कि विजान कितना ज़्यादा अच्छा है, या फिर बस हाउशवान चेक करना चाहता था। एंड वही दूसरी तरफ विजान थोड़ा सा हेजिटेट तो करता है, लेकिन बाकी सब लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन सब लोगों की तरफ देख कर एक विजान ने हाउशवान की तरफ देख कर कह ही दिया, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये इन लोगों को बांटने। तभी हाउशवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बांटता हूँ, आप यहाँ रुकिए, मैं सबको देकर आता हूँ। लेकिन तो हाउशवान ने तुरंत उन टेम्पलेट्स को उठा लिया था एंड एक करके वो सबको बांटने लगा। एंड विजान सिर्फ बहुत पोलाइटली हाउशवान की तरफ देखने लगा। कितना ज़्यादा प्रेस्टिजियस एंड कितना हम्बल है ये अल्फा, लिटरली इस इंसान से बिल्कुल अलग। एंड वो इंसान डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि ईबो ही था, जो अभी भी बहुत ज़्यादा नॉइजी था, जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी ज़ोर ज़ोर से हंसने की। पता नहीं ऐसा कौन सा जोक है जिसको लेकर ईबो सुबह से ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। खैर, हाउशवान तुरंत उन सारे टेम्पलेट्स को सबको बांट कर विजान के पास वापस आ गया था। एंड बाकी सब लोग बहुत ओबीडियंटली उन चीज़ों को पढ़ भी रहे थे। कुछ चीज़ें उन्हें समझ आ रही थी और कुछ नहीं भी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और बेसिकली देखा जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे। एंड ज़्यादातर इनमें से वो लोग थे जो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने का काम करते हैं, एंड वो भी उन्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना उन्हें जैसे तैसे कर कोई भी और काम कर अपने घर का गुजर बसर करना होता है। एंड ये सारी ओमेगा मदर्स अपने बच्चों को सच में पढ़ाना चाहती थी। उनके मन में बहुत ज़्यादा ये थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ते लिखता हुआ देखें, वो खुद जो ना कर पाए वो कर पाएँ। एंड अब जब विजान उन्हें ये चांस दे रहा है तो वो बहुत क्यूरियस थी, एंड इसलिए वो बहुत होपफुल केस से सब कुछ पढ़ने लगी। एंड जैसे जैसे वो पढ़ रही थी विजान जिस बस मुस्कुराने लगा। वो यही तो चाहता था कि ये लोग क्यूरियस हों एंड खुद से स्टैंड लें अपने बच्चों को वापस आगे पढ़ाने के लिए। और उसके बाद तो विजान सब कुछ देख ही लेगा। उसके पास इतना तो बैंक बैलेंस और पैसा है कि वो इन सब बच्चों की पढ़ाई को अफोर्ड कर सके। एंड अब विजान इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो ज़रूर इन सब की पढ़ाई को अफोर्ड करेगा, जितने हो सके उतने। एंड अब तो शिचेन ने भी हेल्प हैंड उसे दे दिया है, तो इसीलिए विजान बस खुश था, इसलिए वो सबको देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान एक विजान की तरफ देखने लगा। वो सच में विजान की आंखों को ही देख पा रहा था, बस उस खेप में से, जो सच में बहुत ज़्यादा मदरली फिगर शो कर रही थी। कुछ सोच कर हाउशवान ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाउशवान की बात सुनकर एक विजान थोड़ा चौंका था, लेकिन उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, ज़रूर कहिए। इस बात पर हाउशवान थोड़ा सा हेजिटेट होता है, लेकिन एक नज़र ईबो की तरफ देखकर उसने दैन विजान की तरफ देखकर कह ही दिया, क्या आप क्या आप सच में उसके मेट है? एंड इस बात को सुनते के साथ ही विजान की पूरी वजह से स्टिफ हो गई। वो घूर कर हाउशवान की तरफ देखने लगा। एंड हाउशवान को तुरंत रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, इसीलिए उसने तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं आपको कोई ऑफेंड करना नहीं चाहता है। एंड डेफिनेटली मैं आपकी प्राइवेसी के अंदर भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ। एंड मैं बस उसका दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता। वो आजकल बस आपके बारे में आई एम सॉरी, पर वो बस बातें करता रहता है कुछ ज़्यादा ही। एंड आज से पहले मैंने उसे इस तरीके से नहीं देखा, तो बस जानना चाहता हूँ। मैं बस ये कहते हुए हाउशवान बहुत ज़्यादा फंबल करने लगा। एंड विजान को समझ आ गया था कि ये इंसान थोड़ा सा घबरा रहा है, इसलिए विजान ने अपनी थोड़ी स्टैंड वॉइस का लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देते हुए कहा, मेरा सिर्फ एक ही मेट है और आप जानते हैं वो मेरा हस्बैंड है। माना वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए इस दुनिया में हूँ, था और हमेशा रहूँगा। आपके दोस्त को सिर्फ एक गलतफहमी हो गई है। एंड उसकी जैसी उम्र है, मैं उससे ज़्यादा कुछ कह भी और उम्मीद भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ उसकी उम्र का तकाजा है।
कुछ वक्त गुजरेगा तो उसके दिमाग से ये फितूर उतर जाएगा। सबका उतर जाता है। ये कहते हुए विजान हाउशान की तरफ देख लगा एंड हाउशान एक पल के लिए बस चुप हो जाता है, पर उसका मन चीख कर कह रहा था, तुम ईबो को नहीं जानते और उसके लिए ये चीज़ कोई फितूर नहीं है। वो एक बार अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पूरी कायनात भी उसके सर से। बस पहले कि हाउशान अपने उस जहन की आवाज़ को लफ्ज़ दे पाता, अचानक एक इंसान ने जैसे हाउशान का गला खींचते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है हाउशान? तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे मेट से थोड़ा दूर रहना चाहिए? और विजान तुम्हें लगता है तुम्हें इन सब लोग की हेल्प करनी चाहिए बजाय इस बेवकूफ़ इंसान से बात करने के? लेकिन तो वो बस घूर कर विजान और हाउशान की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे ये नजर आया था कि विजान बात कर रहा है, वो भी हाउशान से, ईबो के अंदर जेलसी से पीक लेवल पर पहुंच गई थी। फिर क्या था, वालिस को पीछे छोड़ता हुआ बस दौड़ता भागता यहाँ आ गया था एंड ईबो के प्रेजेंस ने कहीं ना कहीं हाउशान और विजान के बीच के उस कॉन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर दिया। एंड इसके बाद विजान सिर्फ ईबो को घूरता है एंड बिना ईबो को कोई जवाब दिए हुए वहाँ से चला गया था, क्योंकि विजान के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ईबो के साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। इसीलिए उसे भी बहुत कुछ समझाना है और वो वहाँ से चला गया। एंड वही दूसरी तरफ हाउशान सिर्फ विजान को दूर जाता हुआ देख रहा था एंड ईबो से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट अब 10 मिनट के बाद ईबो ने तुरंत हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या बात कर रहे थे उससे? हाउशान ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था और तुम बहुत शोर कर रहे हो, चुप हो जाओ। तुम्हें उसकी हेल्प करने आए हो या फिर काम बढ़ाने के लिए? और तुम्हें एलिस को बताने की क्या जरूरत थी? इस बात पर ईबो जैसे घूर कर हाउशान की तरफ देखता है जैसे कि उसे यकीन ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसने अपने कंधों को उड़ाते हुए कहा, एलेक्स हमारी हेल्प करेगा, वो इन सब लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। इस बात पर हाउशान थोड़ा सा कंसर्न एंड बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गया था। वो एलेक्स की तरफ देखने लगा जो भी वहाँ कुछ बच्चों से बातें कर रहा था। हाउशान ने तो ईबो की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? ईबो ने कहा, अरे पहली बात तो एलेक्स यहाँ पर मुझसे पहले आया हुआ है, दूसरी बात उसके साथ जो वो सारे हिप्पी लोग नज़र आ रहे हैं वो लोग ज़्यादातर इन रिफ्यूजी लोगों के साथ ही रहते हैं। तुम जानते हो ना इन रिफ्यूजी लोगों का क्या काम है? इस बात पर हाउशान जैसे चुप हो गया एंड वो एक नज़र ईबो एंड बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा। फिर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या काम है? मैं कुछ समझा नहीं। ईबो ने भी सब की तरफ देखा जैसे कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमे से हाउशान के कानों की तरफ वो बढ़ा एंड जैसे ही वो हाउशान के कानों की तरफ लीन हुआ, विजान की निगाह जैसे ईबो की तरफ गड़ गई थी। लिटरली ये सीन बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था ईबो को देख जैसे कि वो हाउशान को किस कर रहा हो। हाँ ओके ठीक है, लिप्स पर नहीं पर उसके नेक एरिया पर या फिर ईयर एरिया पर। एंड ये देखते साथ ही विजान की मुट्ठी से पिच गई। वो तुरंत अपने आप को वहाँ से मोड़ लेता है एंड सामने की तरफ देखने लगता है एंड वो बोलते बोलते चुप हो गया था। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं युतारी और नूको ने भी महसूस की थी। वो भी विजान की तरफ देखने लगे एंड फिर वो भी बस ईबो की तरफ देखने लगे। एंड ये सीन थोड़ा सा अजीब था, सब लोगों के लिए ये सीन बहुत अजीब था क्योंकि दो अल्फाओं को इस तरीके से। खैर बाकी सब लोग तुरंत विजान एंड ईबो विजान की बातों को सुनने लगे क्योंकि विजान बोलना शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी बोलना शुरू कर चुका था। उसने हाउशान के कानों में खुसर फुसर करते हुए कहा, अरे ये सब लोग आई मीन ये जो रिफ्यूजी लोग हैं ना, इनका काम है ड्रग्स सप्लाई करना, अल्कोहल सप्लाई करना सारी पार्टीज़ के लिए। एलेक्स एंड इनके सारे दोस्तों को ड्रग्स और अल्कोहल एंड बाकी सारी चीज़ें यहीं से तो मिलती हैं, यही लोग सप्लाई करते हैं। एंड जैसे ही ईबो ने ये सुनाया कि हाउशान चौंक गया, उसने ईबो को तो दूर धकेलते हुए कहा, क्या? एंड हाउशान इतनी जोर से चिल्लाया था कि बाकी सब लोगों का ध्यान फिर से एक बार दोनों की तरफ आ गया था। ईबो ने तुरंत हाउशान की तरफ देखा एंड बाकी सब लोगों की तरफ देखा, तुरंत एक पॉलिटिक लुक देते हुए उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम चिल्ला क्या रहे हो? हाउशान ने कहा, चिल्लाओ ना तो क्या करूँ? क्या सच में? ये कहते हुए हाउशान बाकी सब की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, हाँ चुप रहो, ये एक लीगल काम है, मैं जानता हूँ, पर ये सब चीज़ें सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा काम चल रहा है ना, उनका भी काम चल रहा है। एंड वैसे भी उन लोगों को काम तो देता नहीं है, वो लोग रिफ्यूजीज़ हैं तो लोगों के घर में कहा जाकर काम नहीं कर सकते। हम लोग इन्हें अफोर्ड या फिर तुम समझ रहे हो ना ट्रस्ट इशूज़, तो इसीलिए वो लोग ऐसे करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो खाने के लिए तो सबको खाना चाहिए ना। एंड वैसे भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? ये तो बस केयरलेसली हाउशान की तरफ देखने लगा, पर हाउशान इस सीरियस मैटर को समझ रहा था कि वो सच में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। आई मीन ड्रग्स, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, अगर ये सब कुछ है तो ये जगह तो बहुत खतरनाक होगी। और ये जगह अगर इतनी खतरनाक है तो वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? और विजान ये घूमेगा होकर वो इस जगह कैसे आ सकता है? ये सारी चीज़ें बस हाउशान के दिमाग में चल रही थी एंड वो बस कंसर्न से एक नज़र विजान की तरफ देखने लगा एंड एक नज़र ईबो की तरफ, जो इंसान सच में यहाँ से हिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन क्या वो इस मामले की, इस जगह की सीरियसनेस को समझ रहा है? क्या शाओवी को ये सब कुछ पता है? हाउशान के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था क्योंकि ईबो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हाउशान के ऊपर ही तो थी, बिल्कुल वैसे ही जिस वक्त शाओवी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने हेनरी के सामने तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? हेनरी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पर सिर्फ तब तक जब तक कि वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर वो मेरे रास्ते में आया ना तो तभी एक शाओवी ने हेनरी से कॉलर पकड़ते हुए कहा, तो तुम क्या करोगे? हाँ वो तुम्हारा बेटा है, ये भूलना मत, वो हमारा बेटा है। एंड जैसे ही शाओवी ने कहा, हेनरी ने तुरंत केयरलेसली शाओवी के हाथों को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, हाँ ये तो मैं भूल कर भी भूल नहीं सकता कि वो हमारा बेटा है। खैर मैंने उसे अपना बेटा कभी माना नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है। तो अपने बेटे को यहाँ से लेकर वापस स्टेट्स क्यों नहीं चली जाती? उसकी जगह सिर्फ वही है और इस गद्दी के लिए मैं बना हुआ हूँ।
और अब जैसे जैसे ये गद्दी मेरे हाथों में आने वाली है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा बेटा कोई भी गड़बड़ करे। ये कहते हुए हेनरी घूर कर शाओवी की तरफ देखने लगा। शाओवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने बेटे को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती हूँ और ये घर उसका भी हक है, ये तुम भूलो मत। तभी एक हेनरी ने शाओवी को काटते हुए कहा, और यह हक उसने मुझे दिया है। उसने बहुत पहले ये वादा कर लिया था कि वो मेरे और मेरे रास्ते के बीच में नहीं आएगा। पता नहीं अब उसे क्या हुआ है, वो वादे से मुकर रहा है। पर याद रखना, लैंस कभी वादा नहीं तोड़ते, और अगर उसने वादा तोड़ा ना तो मैं उसके साथ बेरहम हो जाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा बेटा है। ये तो वह हेनरी बहुत ज़्यादा डेंजरसली शाओवी की तरफ देख रहा था। एंड शाओवी जानती थी ये एक सिंपल थ्रेट नहीं है। हेनरी जो कह रहा है वो उससे भी ज़्यादा बदतर चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा ही बदतर इंसान है। लेकिन शाओवी ऐसा नहीं चाहती, वो सच में ई बुक के लिए बहुत कंसर्न है। इसीलिए उसने हेनरी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ हेनरी, कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी किया ना, हेनरी ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब डील तुम्हारे हाथों में है, या तो अपने बच्चे को काबू में रखो या फिर भूल जाना कि तुम्हारा कोई बच्चा था। ये कहते हुए हेनरी बस शाओवी को धकेलता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया था। एंड शाओवी अपनी जगह पर स्टंट रह गई। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, इस बात का क्या मतलब है? ये कहते हुए शाओवी घूर कर हेनरी की तरफ देख रही थी और वो काँप रही थी। वो कुछ नहीं होने दे सकती। ये लैन फैमिली जितनी प्रेस्टीजियस, जितनी हम्बल दिखती है, उतनी ही ज़्यादा क्रूअल है, हार्टलेस है। और ये बात शाओवी को बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। इस फैमिली के अंदर शादी करते वक्त, या ये कहा जाए उस वक्त जब एक तरीके से इस फैमिली ने उसे खरीद लिया था। ये बहुत साल पहले की बात है, जब शाओवी बहुत छोटी थी। उसने भी एक प्रेस्टीजियस फैमिली के अंदर जन्म लिया था। एंड डेफिनेटली वो फैमिली और फैमिली से थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चे को बहुत पैम्पर करती थी। वो एक ओमेगा थी, उसके बावजूद भी वो उसे कभी किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं थे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं शाओवी के कैरेक्टर में बचपन से ही आ गई थी, खासकर उसके पिता का प्यार, जो हमेशा उसे बहुत प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे। एंड शाओवी एक एम्बिशियस लेडी बनकर उभरने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके फादर उसके लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे, पर वो उसे कभी रोकते नहीं थे। वो हमेशा उसे खुला आसमान देते थे उड़ने के लिए। एंड ये चीज़ शाओवी को बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती थी। वो अपने फादर के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि शाओवी इकलौती ऐसी बच्ची थी जो उस पूरे घर के अंदर पैदा हुई थी। दरअसल बात ये थी, शाओवी जैसे ही पैदा हुई इसके बाद से दूसरा बच्चा कभी हो ही नहीं पाया। एंड इसीलिए सारा प्यार उनके पेरेंट्स का शाओवी के लिए ही था। यूँ तो कहने को वो एक अच्छे खासे घर में रहते थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस था, पर चीज़ें धीरे धीरे कर बदलने लगी। जैसे जैसे शाओवी बड़े होने लगी, उनका बिजनेस जैसे कहीं ना कहीं ठप होने लगा, चीज़ें बदलने लगी। एंड घर जो हमेशा से वेल्दी और हेल्दी रहा करता था, वो किसी ग्लूमी से स्टेट के अंदर डूबने लगा, कर्जा बढ़ने लगा। एंड जैसे जैसे कर्जा बढ़ रहा था, शाओवी के फादर बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे। एंड ये चीज़ शाओवी को बहुत हर्ट करती थी। वो बहुत कोशिश करती थी कि वो उसके अपने फादर की हेल्प कर पाए, पर वो बहुत छोटी थी, वो क्या ही कर सकती थी। वो अपना स्कूल कंप्लीट कर रही थी। एंड उसी मोमेंट पर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने पूरी तरीके से शाओवी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उसके फादर गुजर गए। एंड ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी। पूरा परिवार जैसे बिखर गया था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एंड शाओवी को बहुत चिंता होने लगी। वो स्कूल से भी घर बैठ गई थी। एंड धीरे धीरे करके उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर रहा था। वो क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बचपन से एक ही सपना था, और वो था अपने फादर को प्राउड महसूस कराना, उनके हर सपने को पूरा करना। पर अब जब उसके फादर ही नहीं है और उनकी हालत ऐसी हो गई, तो वो कैसे किसी सपने को पूरा कर सकती है। उनके तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। तब अचानक से एक दिन एक इंसान उसके सामने अपेयर हुआ। एक इंसान नहीं, पूरा फैमिली, रॉयल फैमिली। एंड एक पल के लिए शाओवी जैसे बहुत चौंक गई थी, क्योंकि इतने सारे गार्ड्स, ऐसी फैमिली को यहाँ अपेयर होना। पर खैर, जो कुछ उसने सुना उसने तो और ज़्यादा उसे चौंका दिया था। दरअसल वो हुलियन थे और हे थे, जो अपने बच्चे का रिश्ता लेकर शाओवी के पास आए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शाओवी उनकी फिटेड मेट पार्टनर है। एंड लैंस के लिए उनके फिटेड मेट पार्टनर कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस बात का अंदाज़ा शाओवी को बाद में लगा था। खैर, उसकी मॉम ना चाहते हुए भी अपने बच्चे का रिश्ता इतने ऊंचे हाउस होल्ड में कर देती है, क्योंकि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ना। एंड वही दूसरी तरफ हुलियन ने भी वादा किया था कि वो शाओवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। एंड वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि शाओवी के फादर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके साथ ये सब कुछ हो गया, उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला वो यहाँ आ गए। एंड अब शाओवी बड़ी भी हो गई है, तो शाओवी को सपोर्ट करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने इकलौते बेटे की शादी शाओवी के साथ करा देंगे। एंड उसके बाद शाओवी की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। ये चीज़ सुनने में तो बहुत टेम्पटिंग एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड ये चीज़ शाओवी की मदर को भी लगी थी, पर रियलिटी इससे फार 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 ब्रूटल थी, बहुत ज़्यादा रूथलेस थी। शाओवी की माँ ने उस स्थिति में अपने आप को देखते हुए और अपने बच्चे को उस गंदगी से बाहर निकालने के लिए उसकी शादी तय कर दी। एंड उसके बदले में बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ों को हुलियन ने शाओवी की मदर को दिया भी था, ये कहकर कि वो दावरी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, वो दावरी दे रहे हैं शायद अपने बेटे की तरफ से। एंड ये चीज़ बहुत अलग जेस्चर था, ऐसा कोई नहीं करता था। एंड कहीं ना कहीं शाओवी की मॉम को भी लगा होगा कि कितने हम्बल हैं ये लोग, पर ऐसा नहीं था। शाओवी समझ रही थी,
वो पैसा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कि वो शाओवी को खरीद रहे हैं अपने बच्चे के लिए। और ऐसा बिल्कुल था, क्योंकि हेनरी जैसा नज़र आ रहा था, जैसा हुलियन ने बताया था, वैसा बिल्कुल नहीं था। वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, कैसनोवा था। उसके किस्से पूरे टाउन में बहुत फेमस थे। उस टाउन में, जिस टाउन में शाओवी अभी अभी आई थी शादी कर कर, वो अपने घर को छोड़ आई थी, अपने टाउन को छोड़ आई थी, और इस नए टाउन में वो अपने एल्फा के साथ आई थी। उसके साथ बहुत सारे सपने लेकर आई थी। शाओवी एम्बिशियस तो थी, पर उसके भी एक सपने थे, हर ओमेगा के होते हैं अपने पार्टनर को लेकर। पर जिस तरीके का हेनरी इंसान था, शाओवी के सारे सपने एक पल में ही चकनाचूर हो गए। वो बहुत बदतर इंसान था, एंड ये चीज़ शाओवी को समझ आने लगी। और उसे ये भी समझ आने लगा कि हुलियन जो बहुत ग्रेट जेस्चर दिखा रही थी कि उसने शाओवी से अपने बच्चे की शादी कराई है, वो सिर्फ एक वहम था, एक धोखा था। अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उसे सिर्फ एक ऐसी ओमेगा बच्ची चाहिए थी जो उसकी फेवरेट पार्टनर हो, जो उसे संभाल सके, जो स्टेबल हो। एक आ जाए अपने बच्चे की सारी करतूत को छुपाने के लिए उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली हो, और कहीं ना कहीं शाओवी उस प्रोफाइल से मैच करती थी, और ऊपर से वो उसकी फेवरेट पार्टनर थी, तो एक और प्लस पॉइंट हो गया। इसीलिए हुलियन ने बिना कुछ सोचे समझे वो शाओवी की शादी अपने बच्चे के साथ करा दी, अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए, और उसके बदले उसने शाओवी के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शुरुआती वक्त शाओवी के लिए बहुत मुश्किल था, वो बहुत रोती थी। हेनरी के ऐसे बर्ताव को देखकर वो अक्सर उससे झगड़ा करती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो उसकी पत्नी है, एंड उसके अलावा उसे किसी और की क्या ज़रूरत है। ये सारे अफेयर्स, ये सारी चीज़ें शाओवी के कानों में जाती थी। ये खबरें बहुत बुरी हुआ करती थी। हेनरी हमेशा से पार्टीज़ में जाता था, एंड पार्टीज़ में वो किस तरह से शाओवी को ट्रीट करता। शाओवी वो ऐसा कुछ याद नहीं करना चाहती, आज भी चीज़ों से डिस्टर्ब कर देती हैं। पर खैर, वक्त गुजरा, शाओवी खुद को समझने लगी, एंड उसे समझ आ गया अब उसे सर्वाइव करना है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। अब हुलियन उसे इस घर में ले आई है तो शाओवी वो करेगी जो वो करना चाहती है। अगर हेनरी को उसकी परवाह नहीं है तो वो भी किसी की परवाह नहीं करेगी। इसीलिए शाओवी ने अपना पूरा ध्यान हेनरी से हटाकर अब उस चीज़ पर केंद्रित करना शुरू कर दिया था जो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। शाओवी ने हुलियन से कहा था कि वो काम करना चाहती है, एंड हुलियन ने भी जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि हेनरी तो ज़्यादा कुछ करता नहीं था और किसी को तो लैन फैमिली की जिम्मेदारी को उठाना ही था ना। एंड शाओवी बेटर ऑप्शन थी। शाओवी ने धीरे धीरे कर लैन फैमिली के बिजनेस को संभालना शुरू किया। छोटे स्तर से शुरू कर वो बहुत बड़े बड़े स्तर पर जाने लगी, एंड धीरे धीरे कर वो सक्सेस होने लगी, उसे सक्सेस मिलने लगी, वो चीज़ों को संभलने लगी। क्योंकि बचपन से ही शाओवी अपने फादर की हेल्प किया करती थी, तो उसके अंदर ये ट्रेट्स थे। एंड धीमे धीमे कर शाओवी वो लैन फैमिली के लिए भी करने लगी। एंड कब जाकर वो सिंपल सी लड़की एक बिजनेस वुमन की तरह उभर कर सामने आई, ये चीज़ किसी को पता नहीं लगी। एंड लगभग इस चीज़ के अंदर 10 साल का वक्त गुजर गया था। 10 एक लंबा साल। एंड इस 10 साल के अंदर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, और एक बच्चा बहुत ज़रूरी था। लोग बातें करना शुरू कर चुके थे शाओवी के बारे में, हेनरी के बारे में, उनकी जोड़ी के बारे में। एंड तरह की बातें सुनकर हुलियन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो शाओवी और हेनरी से जाकर कहे कि वो उन्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए। लैन हायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर उन्होंने कभी सुना ही नहीं, इस चीज़ को कभी लिया ही नहीं। और हेनरी वो तो हद से ज़्यादा बाहर था, उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। एंड इस चीज़ से हुलियन भी बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे लोगों का मुँह बंद कराना था। एंड इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हर रोज़ काय कलेश होता, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल हो गया था, हद से ज़्यादा। और हुलियन की चिंता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स प्रेशर बना रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, सोसाइटी में रहना लगभग ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। एंड उस टाइम पर हुलियन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने के बाद एक पल के लिए तो शाओवी के पैरों को जैसे ज़मीन खिसक गई। कोई इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है, इस बात पर जो शाओवी को यकीन ही नहीं आया। पर हुलियन ने कहा कि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें एक बच्चा चाहिए ही होगा, और अगर वो लोग ये पैदा नहीं कर सकते तो हुलियन और हे करेंगे, और उस बच्चे को ये दोनों अपना नाम देंगे। वो बच्चा इन दोनों के बच्चों के नाम से जाना जाएगा, पर उसके अंदर खून हुलियन और हे का होगा, और ये बात कभी किसी के सामने नहीं आएगी, और उन्हें उनका हायर मिल जाएगा। इस बात को समझने में शाओवी को कितना वक्त लगा था उसे समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा हुलियन ने वो कर दिखाया। कुछ वक्त के लिए हे पूरी दुनिया से ऐसे गायब हो गया, लिटरली 10 महीनों के लिए। 10 महीनों के लिए शायद इसलिए क्योंकि कुछ महीने तो इसमें भी लगे थे ना कि हुलियन ने हे को मनाया था, और हे को मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बस उस वक्त की डिमांड थी, और हुलियन ने आखिरी में हे को मना ही लिया। एंड फिर हे प्रेग्नेंट हुआ लैन शिचैन के साथ, और जब वो बाहर आया उस सेक्लूजन जैसे टाइम पीरियड से, तब उसकी गोद में लैन शिचैन था, जिसे एक दिन का ही होते के साथ ही उसने उसे सिर्फ शाओवी की गोद में रख दिया था। एंड इस पूरे टाइम पर शाओवी भी पूरी दुनिया से दूर थी, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाना था कि शाओवी प्रेग्नेंट है। एंड इस तरीके के कई सर्कमस्टेंस बनाए गए थे, लोगों के बीच में ये बताया गया था कि अब लैंड प्रिंसेस प्रेग्नेंट हैं उनके किंग के साथ, उनके होने वाले फ्यूचर हायर के साथ। एंड जैसे ही वो बच्चा शाओवी की गोद में आया, उसका नाम लैन शिचैन रखा गया।
और आज से ये बच्चा इस पूरी सोसाइटी के अंदर शाओवी और हेनरी के बच्चे के रूप में जाने लगा। पर सच्चाई तो उसके उलट ही थी। इन काले महलों की, उन काली दीवारों के पीछे क्या पनपता है ये कोई कभी नहीं जान सकता। असलियत हमेशा बहुत दूर रहती है और जो लोगों के बीच में रखी जाती है वो सिर्फ एक छलावा होता है, एक दिखावा होता है। और उसके पीछे की हकीकत बहुत कड़वी, गहरी और हद से ज़्यादा दिल तोड़ने और कचोटने वाली होती है। और ये शाओवी को समझ आ गई कि ये फैमिली अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। जो खुद उसके पेरेंट्स थे, जिस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होने चाहिए थे, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बनकर सामने आए। और जो गोद में वो बच्चा रखा गया वो अब शाओवी का ही हो गया। पहले दिन से ही शाओवी को बस लैन शिचैन के लिए तरस महसूस होने लगा, पर प्यार भी आने लगा। धीमे धीमे कर लैन शिचैन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था और वो उसे प्रेज और बड़ा करने लगी। पर कहीं ना कहीं शाओवी के मन पर हमेशा से एक भार रहा शिचैन के लिए। उसे बस ऐसा लगा कि वो है, उसकी वजह से इस बच्चे की ज़िंदगी आगे चलकर बर्बाद होगी, क्योंकि ये बच्चा से किसी का नहीं हो पाएगा। अपने पेरेंट्स से वो दूर हो चुका है और जिनके पास वो आया है वो उसे कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगे। और ये सच भी था कहीं ना कहीं हद तक। हेनरी ने कभी भी लैन शिचैन को उस नज़र से नहीं देखा, बल्कि वो उसे नफरत की नज़रों से देखता था। पर वो बात अलग है, हुलियन की वजह से कहीं ना कहीं हेनरी को मजबूरन लैन शिचैन को वो हक देना पड़ता था सोसाइटी के सामने। लेकिन जैसे ही सोसाइटी से अलग होता था उसका बहुत ब्रूटली बिहेव करता था। और पुअर लैन शिचैन जो बहुत छोटा बच्चा था, उसे पता भी नहीं था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके खुद के पेरेंट्स के साथ इतना कोल्डली बिहेव क्यों करते हैं। शाओवी बहुत कोशिश करती थी कि वो लैन शिचैन को प्यार दे पाए, पर ये बहुत मुश्किल था। एंड आखिरी में शाओवी ने हे से बात की। उसने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को और ज़्यादा लंबे वक्त तक संभाल नहीं पाएगी। उसे बस बुरा लगता है लैन शिचैन के लिए, और कहीं ना कहीं ये को भी अपने बच्चे पर तरस आ गया था। इसीलिए उसने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने लैन शिचैन को अपने पास रखा। पर वो बात अलग है कि हमेशा शाओवी ही उसकी माँ रही, और लैन शिचैन अपने खुद के पेरेंट्स को, अपने खुद की माँ को क्या कहकर पुकारने लगा। शाओवी जैसे और ज़्यादा अपनी सोच में डूब गई थी। फिर उसे याद आया कि वक्त और ज़्यादा गुजरने लगा। लैन शिचैन मुश्किल से शायद उस टाइम पर 6, 7, 8, 9, 10 साल का रहा होगा। हाँ, 10 साल का रहा होगा। और तब जाकर एक दिन ऐसा आया कि जो नहीं आना चाहिए था, जिसको बस शाओवी बहुत कोसती है। दरअसल बात ये थी कि शाओवी अब अपने बिजनेस को बाहर किसी की कंट्री में बढ़ाना चाहती थी, एंड वो थी स्टेट्स। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। शाओवी ने पहले ही पूरी फैमिली से बात कर ली थी कि उसका वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है, हेनरी उसे कुछ नहीं समझता, और वो उसके साथ जितना ब्रूटली बिहेव करता है, अब शाओवी का मन भर गया है। हेनरी को अपने अफेयर्स करने हैं, वो पूरी तरीके से फ्री है। वो बस यहाँ से बाहर जाना चाहती है और अब बिज़नेस को अपने और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। और ये लैन फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो स्टेट्स में जाकर ये बिज़नेस करे। इसके लिए हुलियन पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन आखिरी में अपने लड़के की ऐसी हरकतों को देखकर उसे शाओवी पर जैसे तरस आ गया था, या कहा जाए एग्जैक्टली उसे तरस आ गया था हे पर। क्योंकि जिस तरीके से हे अपने बच्चे के लिए तड़पता था, लैन शिचैन के लिए तड़पता था, और लैन शिचैन किस तरीके से शाओवी के आगे पीछे भागता रहता था माँ माँ कहते हुए, ये चीज़ कहीं ना कहीं हुलियन को नजर आती थी कि हे कितना ज़्यादा बुरा फील करता है, कितना ज़्यादा उसे दुख होता है, दर्द होता है। और ये चीज़ हुलियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने ओमेगा को कभी भी परेशान नहीं करना चाहता था, पर क्या कहा जाए, हेनरी की वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। एंड इसीलिए हुलियन ने सोच लिया था कि शाओवी को यहाँ से बाहर निकालना ही बेहतर होगा, क्योंकि शाओवी अगर यहाँ से चली जाएगी तो लैन शिचैन पूरी तरीके से हे के पास रहेगा और धीरे धीरे कर वो शाओवी को भूल भी जाएगा। इसीलिए हुलियन ने हामी भर दी थी और उसने इजाज़त दे दी थी। पर उससे पहले एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी होने वाली थी, लैन फैमिली की एनुअल पार्टी। एंड हुलियन ने कहा था कि इस पार्टी के बाद ही शाओवी यहाँ से बाहर जा सकती है। ये चीज़ हेनरी को पता नहीं थी, और ये जैसे ही चीज़ हेनरी को पता लगी, उस पार्टी के दौरान हेनरी से बौखला गया। वो लिटरली पागल हो गया था। उसने बहुत सारा झगड़ा किया शाओवी के साथ, पर शाओवी ने अपना फैसला सुना दिया था। वो बस हेनरी के साथ नहीं रहना चाहती थी, और हेनरी को ये चीज़ गुजारा नहीं थी। वो अपने मेट को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वो बात अलग है कि उसने कभी भी शाओवी से प्यार नहीं किया, पर शाओवी उसका पोजेशन थी। शाओवी एक ऐसी चीज़ थी जिस पर हेनरी बस अपना हक समझता था, और उसे बस बुरा लग रहा था कि वो वहाँ से जा रही है। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी उस दिन उस पार्टी के अंदर। लिटरली वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और बहुत हद तक कहीं ना कहीं शाओवी भी हेनरी के ऐसे बिहेवियर से बहुत डिस्टर्ब थी। वो हुलियन और हे से भी थोड़ा डिस्टर्ब थी, वो पूरी लैन फैमिली से डिस्टर्ब थी। आखिर उसकी भी एक लिमिट है ना। वो बहुत ज़्यादा दुख में थी उस दिन, बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसने कुछ ड्रिंक ले ली थी। पर उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। शाफ़ी का सर घूमने लगा और वो अपने कमरे में आ गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए, मुझे चीज़ों को रखने के लिए। पर वहाँ पर कोई एक शख्स ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, एंड वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। एंड एक पल के लिए शाओवी हेनरी को देखकर वहाँ चौंक गई थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करने लगी, क्योंकि हेनरी शाओवी के कमरे में नहीं आता था।
ऑलमोस्ट शायद पहली या दूसरी बारी होगा कि हेनरी इस कमरे में आया था, इसलिए शावी थोड़ा चौंकी थी, पर वो हेनरी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो हेनरी से बहुत नाराज़ थी। ऑलरेडी हेनरी से वो सारी एक्सपेक्टेशन खो चुकी थी, इसलिए वो अपना काम करने लगी। पर उसके बाद जो हुआ, उसने एक पल के लिए शावी की जैसे पैरों को जैसे ज़मीन निकाल दी। हेनरी ने उसे पीछे से ग्रोप किया एंड लिटरली उसे बेड पर जैसे पुश कर दिया था। शावी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो, अपनी हद में रहो, पागल हो गए हो क्या? पर हेनरी जैसे उस वक्त सच में पागल ही हो गया था। उसने सिर्फ शावी को बेड पर पिन किया एंड उसे उसकी तरफ लीन होते हुए कहा, क्यों पागल क्यों हो गया हूँ मैं सिर्फ अपना हक जता रहा हूँ, भूलो मत मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्या तुम भूल तो नहीं गई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहते हुए उसने शावी की आंखों में देखा है। शावी जैसे डरने लगी क्योंकि ये हेनरी लिटरली अपने सेंस में नहीं लग रहा है, इसलिए वो हेनरी को पीछे पुश करने लगी। पर हेनरी लिटरली अपने पूरे वजन के साथ शावी के ऊपर था। उसने शावी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारा मुझ पर हक है पूरी तरीके से, और ये हक लिए बगैर तो तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी वाइफ बनने का, और यही तुम्हारी शिकायत है जब से हमारी शादी हुई है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा कभी हक नहीं दिया। तो चलो डार्लिंग, आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक देता हूँ। आज ये अल्फ़ा उसके ओमेगा को वो प्लेजर देगा जिसको उसे बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। अगर मैंने तुम पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम इतनी खूबसूरत हुई, मुझे पता क्यों नहीं चला, मैं बाहर बस दुनिया को ढूंढता रहा जो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है शावी। सच में तुम्हारी खुशबू ही अलग है, और शायद मेट की खुशबू है, और मेरा मेट इस वक्त तुम्हें चाहता है, अपनी मेट को चाहता है। तो चलो आज मैं शादी को मकाम तक पहुंचा ही देता हूँ। ये कहते हुए हेनरी लिटरली से शावी को कम्प्लीटली ग्रोप करने लगा एंड शावी से चिल्लाने लगी, वो चीखने लगी। वो हेनरी को दूर करना चाहती थी पर हेनरी से एक नहीं सुनी। एंड वो एक अल्फा है, और अल्फा की फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने ओमेगा की फिजिकल स्ट्रेंथ क्या ही कर सकती है। इसीलिए शावी की सिर्फ चीखें ही वहाँ पर उस कमरे में गूंजती रहीं, और उस दिन उस कमरे में वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था, जिसे शावी कभी नहीं भूल सकती। हेनरी ने उसे तब तक खुरचा, तब तक नोचा, जब तक कि शावी लिटरली कम्प्लीटली सोललेस नहीं हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगी आज। उसे खुद से इतनी घिन कभी महसूस नहीं हुई, तब भी महसूस नहीं हुई जब उसे खुद पता चला था कि उसका हस्बैंड दूसरे लोगों के साथ किस तरीके के रिलेशन रखता है। नहीं, उसे आज हद से ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी क्योंकि वही आदमी उसे नोच रहा था, खरोच रहा था, उसकी इजाज़त के बगैर उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था जो शावी कभी भी। शावी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, हद से ज़्यादा कोशिश की खुद को बचाने की, पर उस दिन हेनरी के सर पर एक भूत सवार था, और उस भूत ने पूरी तरीके से शावी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रख दिया। दिन गुजरा, रात गुजरी, और सुबह हुई, और जैसे सुबह हुई शावी ने अपने आप को पूरी तरीके से उस दिन मरा हुआ महसूस कर लिया था। उसने सिर्फ अपना सामान लिया और बिना किसी से कुछ भी कहे हुए वो बस उस पैलेस को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अगर हेनरी की जकी हुई आंखों में अपने अक्स को देख लेती तो शावी को पता है वो फिर कभी जिंदा नहीं रह पाती, कभी भी नहीं। इसलिए वो वहाँ से बस चली गई स्टेट हमेशा के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हेनरी जब दूसरे दिन होश में आया था और उसे तब महसूस हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो वो लिटरली बहुत गुस्से में आ गया। उसे सब कुछ नहीं करना था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था कल। शावी का गुस्सा था या उसका दूर जाने का एहसास, जो भी था, बस उसके सर पर ये चीज़ सवार हो गई थी और उसने सब कुछ कर दिया। पर खैर हेनरी को इस चीज़ का ज़रा पछतावा नहीं था। उसे बस ये लगा कि उसने अपनी वाइफ के साथ ही तो किया है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका हक था, और उसका ये तो वह हेनरी अगले ही दिन अपने ये सब कुछ भूल कर अपने फालतू पने के कामों में फिर से लग गया था। और वहीं दूसरी तरफ हुलियन और हे बहुत परेशान थे। उसने बहुत बार कोशिश भी की कांटेक्ट करने की शावी से, लेकिन शावी ने अपने आप को पूरी तरह से कट आउट कर लिया। वो कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी लैंड फैमिली से। और धीरे धीरे कर हुलियन और हे भी लैंड के अंदर बिजी हो गए। इस तरीके से वक्त आगे गुजरने लगा और शावी जैसे अपने आप को पूरी तरीके से केज करने लगी। लेकिन वो जिस काम के लिए स्टेट्स आई थी, धीमे धीमे कर उसे वो काम तो करने ही थे ना। शावी ने कोशिश की खुद को बंद करने की, खुद को दुनिया से दूर करने की, पर वो क्या कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हर रोज़ रात को उसे वही सारी यादें याद आती थी, हेनरी का वही टच उसे याद आता था और वो खुद को बस खरोचना शुरू करती थी। उसे खुद से नफरत हो गई थी, उसने आईना देखना छोड़ दिया था और ऐसे कर वक्त गुजरने लगा। शावी ने एक बार फिर से अपने आप को पूरी तरीके से अपने फैमिली बिजनेस में इंडल्ज कर दिया था। वो बस खुद का नाम बनाना चाहती थी। उसे जो उस दिन कमज़ोरी महसूस हुई थी वो सारी कमज़ोरी अपने अंदर से निकालना चाहती थी, और उसने बस ये ठान लिया था कि वो खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि आज के बाद कोई उसे छू तक ना पाए, आज के बाद कोई भी उसे इतना कमज़ोर ना कर पाए। वो बस खुद को इतना मजबूत बना लेगी, एंड वो बस इसी काम में लग गई थी खुद को मजबूत बनाने के लिए। पर वो सब चीज़ों में ये भूल गई कि उस रात का कोई असर भी तो निकलेगा ना, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। ये चीज़ शावी के साथ दिमाग में ही नहीं आई, और जब तक आई तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। शावी प्रेग्नेंट थी, और जब उसे पता चला तो ऑलरेडी 3 मंथ हो गए थे। शी वॉज 3 मंथ प्रेग्नेंट। एंड ये चीज़ शावी को एक बार फिर से अंदर तक तोड़ गई थी। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे और जो सपना उसने अपने लिए देखा है वो सपने पर आगे बढ़े, या फिर वो उस बच्चे को एम्ब्रेस करे
और इस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। शाओवी इतनी हार्टलेस कभी नहीं हो सकती थी। अगर इस बच्चे की गलती ही क्या थी? ये सब कुछ उस इंसान की गलती थी, शाओवी की गलती थी कि वो कमज़ोर थी। पर ये बच्चा, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था उसके लिए। उसने कोशिश भी की थी अबॉर्ट करने की, पर उससे हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया। वो सच में पत्थर दिल नहीं थी। फिर वही हुआ शायद कुदरत में लिखा था, जो किस्मत थी। और शाओवी ने लानवांग ईबो, एक छोटे से मासूम बच्चे को पैदा किया। एंड जैसे ईबो ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, शाओवी को उसी पल से ईबो से इतना प्यार हो गया कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक और लक्ष्य बना लिया, और वो था ईबो को हमेशा प्रोटेक्ट करना, उसे हमेशा वो सारा प्यार देना जिसका वो हकदार है। पर क्या ये इतना आसान था? शाओवी ने कोशिश तो की, वादा तो किया, और बहुत हद तक उस वादे को निभाया भी, ईबो को वो सारा प्यार देने के लिए। पर जब जब शाओवी को वो रात याद आती थी, वो दिन याद आता था, वो सिला याद आता था, जिसका नतीजा है लानवांग ईबो, शाओवी जैसे बस कांप जाती थी। उसका बच्चा, वो चाहे इस बात को कितना नकारने की कोशिश कर ले, पर उसका दिमाग बार बार उसे यही पोक करता था कि ईबो आखिर किस चीज़ का नतीजा है। उसके साथ हुई ज़ोर ज़बरदस्ती, उसके साथ हुए उस रूह को झकझोर देने वाले एहसास, या फिर उस बदसलूकी का अंजाम है ईबो। उसका बच्चा, उसकी आबरू को तार तार करने वाले का अंजाम है। इसलिए शाओवी का दिल जैसे बस टूट जाता था, खट्टा हो जाता था, और इसलिए वो ईबो से खुद को दूर कर लेती थी। वो जानती थी कि वो ईबो के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसे बस खुद से घिन महसूस होना और ज़्यादा शुरू हो जाती थी जब उसे बस वो रात याद आती थी, और ईबो बस उसे वही रात याद दिलाता था। लेकिन फिर भी शाओवी बहुत कोशिश करती थी ईबो से प्यार करने की, और उसने प्यार किया भी। उसने ईबो को हर एक खुशी दी, हर एक चीज़ दी, हर एक दुनिया की खुशी देने की कोशिश की, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो उसे नहीं दे पाई, और वो था एक माँ का प्यार, एक माँ का पूरा प्यार। और उसके लिए शाओवी खुद को ही कोसती है। वो ईबो का बस खुद को गुनहगार समझती है, और आज भी वो यही समझ रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू निकलने लगे, वो कांपने लगी। वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती, कुछ भी नहीं, क्योंकि पता है उसे, हेनरी को जब ये बात पता लगी थी, वो ईबो को लगभग मारने ही वाला था। और तो शाओवी ने हेनरी को बस दूर धकेल दिया और उसकी कंप्लेंट पुलिस में की। और स्टेट्स के अंदर शाओवी की इतनी पावर तो थी कि हेनरी उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड उसके बाद हेनरी वापस चला गया। पर यही चीज़ें रुकी नहीं। हेनरी ने तुरंत जाकर ये सब कुछ अपने माँ और पापा को बताया। एंड जैसे ही हुलियन को पता चला कि शाओवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है एंड डेफिनेटली वो रॉयल ब्लड है, हुलियन ने तुरंत शाओवी को समन किया कि वो वापस चाइना आए। शाओवी जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो समझ गई थी उसे जाना ही होगा, क्योंकि ये वो एक रॉयल ब्लड है और रॉयल ब्लड को लैन फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस तो कराना ही होगा। इसीलिए शाओवी को ना चाहते हुए भी ईबो को वापस चाइना लेकर जाने लगा। पर यह उसका सबसे वर्स्ट डिसीजन था, और इस बारे में कहीं ना कहीं शाओवी जानती ही थी कि लोग उसे आसानी से वहाँ जीने नहीं देंगे। एंड ऐसा हुआ भी। जैसे ही शाओवी ईबो को लेकर वहाँ पर आई थी, हुलियन और हे ने तो उसे वेलकम किया था, लेकिन बाकी सब लोग, वो लोग सब सिर्फ जैसे नफरत से ही शाओवी और उसके बच्चे को देख रहे थे। पर शाओवी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ईबो को प्रोटेक्ट कर वहाँ पर रखे। उसे कुछ साल तो यहाँ रहना ही होगा। एंड हुलियन ने लिटरली शाओवी को कुछ साल के लिए वहाँ पर कम्प्लीटली केज सा कर दिया था। ईबो का बचपन वहाँ पर बड़ा तो हो रहा था, पर शाओवी को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। और वहाँ पर जो टाउन के लोग थे वो भी कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं थे। वो भी ऑल टाइम जैसे शाओवी को टॉन्ट करते रहते थे, उसे बातें सुनाते रहते थे, एक ऐसी औरत कहकर पुकारते थे जो अपने पति का ध्यान तक नहीं रख सकती, अपने परिवार तक को नहीं बना सकती, और बाहर जाकर दुनिया में वो मुँह मार रही है। शाओवी के काम को लिटरली वो लोग इतने नीचे दर्जे से देखते थे जिसकी कोई इंतहा ही नहीं थी। शाओवी खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, पर यह बात उसके खुद की साथ के लोगों को ही अच्छी नहीं लग रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आगे थी वो वहाँ की लेडीज़ ही थी। उस टाउन की सारी लेडीज़ ने जैसे शाओवी को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया था। एंड शाओवी को इन सब लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी। वो सारे लोग सिर्फ वही थे जिन्हें अपनी नेल पॉलिश के बारे में बात करनी होती थी, अपनी ड्रेस के बारे में बात करनी होती थी, वो कहाँ घूमने जा रही हैं, उनके अल्फा ने उनके साथ क्या कुछ किया, उनकी रात कैसे गुजर रही है, ये सारी बातें होती थी उनके पास। एंड शाओवी को कभी भी ऐसी लेडीज टॉक के अंदर इंटरेस्ट आया ही नहीं। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, उसका बचपन से एक ही एम्बिशियस था कि वो मजबूत बने, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और वो वही कर रही थी। वो बिजनेस एक्सपेंड करने में लग गई थी। लेकिन फिर भी वो वक्त बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे अगर ईबो के कुछ शुरुआती साल वहाँ पर गुजरे थे, एंड जब बॉस इंतहा हो गई तो शाओवी ने सिर्फ हुलियन से ये कह दिया कि वो वापस स्टेट्स जाना चाहती है, वहाँ के बिजनेस को और ज़्यादा संभालना चाहती है। उसकी एब्सेंस के बगैर वहाँ का बिजनेस खराब हो जाएगा, इतनी जो मेहनत की गई है वो सब कुछ बेकार हो जाएगी। हुलियन ने पहले शुरुआत में बहुत आनाकानी तो की थी, लेकिन बाद में वो मान ही गई थी, क्योंकि वो भी हेनरी को देख रही थी कि वो ईबो से किस तरीके से बिहेव करता है। एंड हुलियन ये नहीं चाहती थी, और ऊपर से शिशैन भी बड़ा हो रहा था। इसीलिए हुलियन ने डिसाइड किया कि वो
शाओवी को और उसके बच्चे को स्टेट्स भेज देगी एंड वो स्टेट्स चले गए। एंड शाओवी को अब लगा था कि वो वापस से सांस ले पा रही है। शाओवी अपनी फैमिली को, ईबो को संभालने लगी एंड उसे बड़ा करने लगी। पर हेनरी ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो बीच बीच में स्टेट्स आता था एंड जब भी वो आता था ईबो से वो बुरा ही बर्ताव करता था। और शाओवी की तो कहने ही छोड़ो, एक आजा ईबो को बस कहीं ना कहीं फोर्स करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि ईबो को वो सब कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वो उसका बच्चा ही क्यों नहीं है, लेकिन लैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी, सबका सारा तख्त सिर्फ हेनरी का ही है और वो ईबो को कभी इस रास्ते में आने नहीं देगा। एंड ये चीज़ याद दिलाने के लिए वो बस उसे स्टेट विजिट करता था। एंड इस चीज़ में ईबो और शाओवी कितना हर्ट होते थे। शाओवी की आंखें जैसे भर आई और वो बस अपने आप को सुकेड़ कर वहीं उस काउच पर बिठा लेती है। एंड उसने सिर्फ अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ईबो, कुछ भी नहीं। तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जो मेरे हो, जिसे मैं बस इन सबसे दूर बचाना चाहती हूँ। मैं बस कोशिश करूंगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी छू नहीं पाएगा ईबो, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए शाओवी की आंखों से बस आंसू निकलने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि विजान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे पता नहीं क्यों पर बस अचानक से रोना आ गया था। उसने अपने आंसू को पोंछा एंड देन सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, तो आप लोग ये सब कुछ पढ़िए और थोड़ा सा लंच ब्रेक कर लेते हैं। बहुत देर हो गई है हम लोग को बातें करते करते। ओके, आप लोग खाना खाइए, तब तक मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखिए तो विजान जैसे वहाँ से उतर गया था एंड बाकी सब लोग सिर्फ वैसे विजान की तरफ देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने नोट किया एंड वो लोग अपना खाना खाने लगे। एंड वही तो सिर्फ विजान जैसे बस दूर चला गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों बस उसे जोजोआना की याद आ गई थी, बहुत याद। एंड ये चीज़ जैसे कहीं ना कहीं युतारी ने भांप ली थी। वो विजान के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। युतारी ने कहा, क्या हुआ? विजान ने कहा, कुछ नहीं। युतारी, क्या हुआ? और यूजुकी कहाँ है? ये कहते हुए विजान जैसे अपने आंसू पोंछने लगा। तभी युतारी ने इसे हल्के से स्माइल करते हुए कहा, वो बस अपने बच्चों के साथ खेल रही है, खैर यहाँ बैठे। ये कहते हुए युतारी ने वहीं पेड़ के नीचे खुद को बिठाया एंड देन विजान भी कुछ सोच कर वहाँ बैठ जाता है। युतारी ने कहा, कैसा चल रहा है सब कुछ? जोजोआना की याद आ रही है? इस बात पर विजान चुप हो जाता है। युतारी ने कहा, तुम कुछ मत कहो, पर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तो ये सब कुछ महसूस करती हूँ ना, हर रोज़, हर पल, हर लम्हा, जब आपका अल्फा आपसे दूर चला जाता है। इस बात पर विजान ने धीमी आवाज़ में कहा, वो सिर्फ मेरा अल्फा नहीं था ना, जोजोआना मेरा सब कुछ था। युतारी, तुम तो जानती हो ना, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी फैमिली, एक ऐसा इंसान जो बस मेरे लिए था, जो हमेशा मुझे सुनता था। इस दुनिया ने मुझे कभी नहीं सुना, मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। एक सिर्फ जोजोआना था जिसे मैं अपना कह सकता था, जो मेरी सुनता था, जो बशर्त मुझे अपनाता था, जिसके लिए मैं कभी कोई बुरा इंसान नहीं था, जिसके लिए मैं कभी भी कोई कर्स्ड सोल नहीं था, जिसके लिए मैं कभी कोई मनूस नहीं था। मैं सिर्फ उसके लिए विजान था, एक ऐसा ही इकलौता शख्स था इस पूरी दुनिया में जिसके लिए मैं सिर्फ विजान था। युतारी, मैं जोजोआना को बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा। ये कहते हुए विजान जैसे और ज़्यादा रोने लगा एंड युतारी सिर्फ विजान को कंधे से सहलाने लगी, उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी, पर वो बस खामोश भी थी। वो ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि कुछ हद तक वो महसूस कर सकती है। जब आपने किसी ऐसे इंसान को खो दो जिसे आप अपनी दुनिया समझते हो, तो वो दुख किस हद तक गहरा हो सकता है युतारी कल्पना भी नहीं कर सकती। और विजान का दुख तो युतारी ने खुद देखा है, विजान को, जोजोआना को अपनी दुनिया समझते हुए। बेशक जोजोआना के लिए रिश्ते अलग हों, नज़र अलग हो विजान के लिए, लेकिन विजान वो तो सब कुछ अपना जोजोआना को ही समझ बैठा था। प्यार, दुनिया, परिवार, दोस्त। युतारी ने गहरी सांस ली और विजान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे कुछ पूछूं मैं? इस बात पर विजान जैसे बस हल्के से नोट करता है। युतारी ने फिर एक नज़र दूर ईबो की तरफ देखा, जो इस वक्त हाउशवान से बात कर रहा था और बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, उन्हें कुछ समझा रहा था। एंड देन उसने कुछ सोच कर विजान की तरफ देखते हुए कहा, ये अल्फ़ा कौन है? इस बात पर विजान जैसे थोड़ा सा झेंप जाता है। उसने युतारी की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा अल्फ़ा? इस बात पर युतारी ने से हंसते हुए कहा, कम ऑन, तुम भी समझ रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। विजान ने कहा, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ये कहते हुए विजान जैसे अपनी नज़र चुराने लगा। इस बात पर युतारी जैसे हंस जाती है। उसने विजान को हल्के से एल्बो करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, उस अल्फ़ा की जो आजकल तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, मैं देख सकती हूँ। वो कुछ अलग है और तुमसे कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और तुम भी जहाँ तक मैं जिस विजान को जानती हूँ वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहाँ तक वो इंसान जोजोआना ना हो। और
डेफिनेटली ये अल्फ़ा जोजवाना तो नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो इस अल्फ़ा के अंदर है? इससे पहले कि युतारी आए कुछ ही बोल पाती, विज़ान ने ऐसे एक स्टर्न वॉइस में कहा, युतारी। एंड इस बात पर युतारी से चुप हो जाती है। उसने अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहा, ओके 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 ठीक है, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी, बस तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा इसीलिए, और उस अल्फ़ा का भी। खैर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद तुम्हारा मेट सोलमेट है ना? एंड जैसे ही युतारी ने कहा, विज़ान जैसे एक पल के लिए काँप गया। उसने चौंकते हुए युतारी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम प्रिंसिपल की? विज़ान ने कुछ भी कह पाता, युतारी ने तुरंत विज़ान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, हे काम डाउन, ठीक है, मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा, ओके शांत हो जाओ। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही है। इस बात पर विज़ान एक नज़र ईबो की तरफ देखता है, एंड देन उसने युतारी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये इतना ऑब्वियस है? इस बात पर युतारी से मुस्कुरा जाती है। युतारी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूर से देखने पर नहीं, पर जो इंसान विज़ान को जानता होगा उसके लिए बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जिस विज़ान को मैं जानती हूँ वो रूड है, कोल्ड है, वो लोगों को भाव नहीं देता, उन्हें अपने करीब तक आने नहीं देता, उनसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता। पर वो इंसान लिटरली पिछले एक अच्छा सुबह से ही इस इंसान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसे ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा है, पर बर्दाश्त कर रहा है, उसे अपने करीब आने दे रहा है। और जिस तरीके से ये अल्फ़ा बिहेव कर रहा है, ये चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है मेरे समझने के लिए, तो मेरा अंदाज़ा सही है। इस बात पर विज़ान जैसे चुप हो जाता है। उसने एक ठंडी आवाज़ में कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक ही मेट था। इस बात पर युतारी से काटते हुए कहती है, बस करो विज़ान, वो तुम्हारा मेट नहीं था, ये बात तुम भी जानती हो, और जिसका वो मेट था वो उसी से प्यार करता था। एंड ये बात विज़ान के लिए इतनी कड़वी थी कि विज़ान ने से बस कस कर अपनी आंखों को बंद कर लिया, और युतारी भी जैसे महसूस कर जाती है कि उसने ज़्यादा बोल दिया है। इस बात पर वो विज़ान के कंधे पर हाथ रखती है, एंड देन उसने खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नाराज़ या दुखी नहीं करना चाहती थी, मैं बस, विज़ान ने कहा, सच कह रही थी, तुम सिर्फ सच कह रही थी युतारी। हर ये बात जितनी भी बार मैं सुनता हूँ, मुझे पता है कि मैं उसका प्यार नहीं था, और जो उसका प्यार था उसने बस उसकी कभी कदर नहीं की। इस बात पर युतारी कहती है, इस बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगी विज़ान, पर ये बात तुम भी जानते हो, वो भी उससे प्यार करता था, है ना? ये कहते हुए युतारी ने विज़ान की तरफ देखा, एंड विज़ान जैसे अपना मुंह मोड़ लेता है। एंड इस बात पर युतारी जैसे मुस्कुरा जाती है। एंड देन वो अपनी बच्ची के पास चली गई थी, जो दौड़कर उनके पास ही आ रही थी। युजुकी ने चिल्लाते हुए कहा, मामा, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप कहाँ चली गई थी? युतारी ने कहा, मैं बस यहीं थी, तुम्हारे जानजान गागा के पास। एंड जैसे ही युतारी ने कहा, युजुकी ने चिल्लाते हुए कहा, जानजान गागा, निकलते हुए युतारी और युजुकी अब दोनों भागकर विज़ान के पास ही आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या यार, तुम भी मुझे कहाँ ले आए, ये सब कुछ, सीरियसली? इस बात पर ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, बस करो एलेक्स, कितनी और कंप्लेन करोगे? वैसे तुम्हें नहीं लगता ये जगह कितनी अच्छी है, और यहाँ तो डायरेक्टली वो सप्लायर्स तुम्हें मिल सकते हैं। वो सप्लायर्स जो तुम्हारी सारी पार्टी का जुगाड़ कर देंगे, उनके लिए तुम्हें ऑड कॉल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। मुझे पता है तुम्हें कितनी मुश्किल होती है उन सभी सप्लायर्स को। पर इसमें ईबो कुछ भी कह पाता, एलेक्स ने तुरंत ईबो का मुंह बंद करते हुए कहा, चुप रहो, ये बात ऐसे नहीं कही जाती, जो पता है अगर किसी के कानों में पड़ गई ना, तुम भी ना। खैर वो सब बातें छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ तुम उस विज़ान के लिए कर रहे हो ना? जैसे एलेक्स ने कहा, एक पल के लिए वो चौंक गया। उसने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? एलेक्स ने कहा, कम ऑन डूड, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी निगाहें उसी के ऊपर हैं, पर वो तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाला। वो तुम्हारी लीग से बाहर है। ये कहते हुए एलेक्स जैसे रिलैक्स होकर वहीं बैठ गया था। एंड ये कोई बात अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत एलेक्स तरफ घूरते हुए कहा, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? एलेक्स ने कहा, क्योंकि वो विज़ान है। ईबो ने कहा, और मैं भी लान वांग ईबो हूँ। एलेक्स ने बस मुस्कुराते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लान वांग ईबो हो और वो विज़ान है। तुम दोनों की किस्मत बहुत अलग है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मिल पाएगी, तो तुम बेकार ही फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ और भी लोग हैं। पर इस पहले एलेक्स कुछ भी कह पाता, ईबो ने फोर्सफुली एलेक्स के कंधे पर हाथ रखा, एंड देन उसके बगल में बैठते हुए कहा, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लान वांग ईबो को सिर्फ हीरा चाहिए होता है, और इस पूरे टाउन में एक ही हीरा है, और वो वहाँ है, पर्दे में कैद। पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो मेरा होगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा, एंड एलेक्स सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना सर झटकते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बातें, खैर मुझे बस तरस आता है। एंड जैसे ही एलेक्स ने कहा, ईबो ने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, तरस आता है, और वो किस पर? एलेक्स ने बस विज़ान की तरफ देखते हुए कहा, विज़ान पर? और किस पर? ये कहते हुए वो विज़ान को देख रहा था, एंड ईबो भी विज़ान को देखने लगा। एंड देन उसने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, उस पर से नजर हटाओ। एलेक्स ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, उसे ऐसा देखना बंद करो। और तरस क्यों आता है तुम्हें? इस बात पर एलेक्स घूर कर ईबो की तरफ देखता है, एंड देन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक हस्बैंड? तभी ईबो ने कहा, था, है नहीं। इस बात पर एलेक्स ने कहा, था और है से कोई फर्क नहीं पड़ता। विज़ान तो उसे ही अपना हस्बैंड और अपना सब कुछ मानता है। शायद तुमने उसकी कहानी नहीं सुनी है।
एंड इस बात पर ईबो ने से स्मग में कहा, मैं कहानी सुनने में नहीं कहानी बनाने में यकीन करता हूँ, और जो बीत गया उसके बारे में क्या ही बात करना, जो आने वाला है उसकी फिक्र करनी चाहिए और उसे बनाने में खुद को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ। इसका दिल तो मैं जीत कर ही रहूँगा, ये लानवांग ईबो का वादा है तुमसे एलेक्स। एलेक्स ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, फिर तुम अपना दिल तोड़वा लोगे माय फ्रेंड, तुम्हारा भविष्य मुझे खतरे में लग रहा है, क्योंकि पहला तो इस टाउन में रहते हुए ये सब पॉसिबल होना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। ईबो ने तुरंत एलेक्स को काटते हुए कहा, तो मैं इस इंसान को अपने साथ स्टेट्स ले जाऊँगा, नया शहर नई दुनिया, और वहाँ मिलकर हम दोनों अपनी दुनिया बनाएंगे। लेकिन तो ईबो मुस्कुरा रहा था एंड एलेक्स एक पल के लिए चौंक कर ईबो की तरफ देखने लगा एंड फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में प्यार में हो ईबो? ईबो ने कहा, क्या प्यार, अब तुम मत शुरू हो जाना, ये सब कुछ प्यार व्यार नहीं है, मैं बस सिर्फ एक छोड़ो खैर आगे बताओ। एलेक्स ने कहा, आगे क्या बताऊँ? ईबो ने कहा, तुम कुछ और भी कहना चाहते थे? एलेक्स ने कहा, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, दूसरा ये हडल है कि वो ऑलरेडी किसी और का है और वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगा। वो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि तुम एक तरफा प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है। एक तो ये एलेक्स ईबो की तरफ देखने लगा एंड ईबो ने इसे हंसते हुए कहा, और ईबो को तकलीफ पसंद है, वो तो बचपन से ही ऐसी ही दुनिया में रहता है जहाँ हर चीज़ एक तरफा होती है एलेक्स, तो इस बात की भी तुम परवाह मत करो। और मैंने कहा ना, मैं इससे प्यार नहीं करता। एलेक्स ने कहा, हाँ कुछ भी कहो तुम। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे नाम के साथ लान जुड़ा हुआ है, लान, जो अपने आप में तुम्हें सब कुछ करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। एक लान फैमिली एक विडोअर को अपने घर का मेंबर बनाएगी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और वो भी तब जब जिस मेंबर का वो पार्टनर बनने वाला है वो रॉयल प्रिंस हो, गद्दी का दूसरा दावेदार। भूल जाओ ईबो, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कभी, पर से पहले कि एलेक्स कुछ भी कह पाता, ईबो ने एक रफ वॉइस में कहा, लानवांग ईबो किसी को नहीं मानता, और अगर मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ लान ही इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने का सबसे बड़ा हडल होगा ना, तो लानवांग ईबो ये लान भी छोड़ देगा। मैं ईबो के साथ भी खुश हूँ, खाली ईबो भी मुझे उतना ही ज़्यादा खास बनाता है जितना ये लान सर ने। वैसे भी इस लान ने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये कहते कहते ईबो रुक गया था एंड वही तो सिर्फ एलेक्स ईबो की तरफ देखने लगा एंड ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता एलेक्स, एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है जो सिर्फ एक बोझ के साथ बड़ा होता है, जिसे कभी प्यार नहीं मिला होता, अटेंशन नहीं मिली होती। प्यार क्या होता है, किसी के लिए पूरी दुनिया बनना क्या होता है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, और मुझे ये चीज़ इस इंसान की आंखों में दिखाई देती है। जैसा कि तुमने कहा कि ये अपने प्यार से आज भी इतना प्यार करता है कि उसके जाने के बाद भी वो उसके लिए कम्प्लीटली डिवोटी है। तो सोचो, अगर इस इंसान का 1% भी प्यार मुझे मिल जाए तो मुझे जैसे प्यार से कहा तो जैसे भला हो जाएगा ना। मुझे सिर्फ 1% प्यार चाहिए इसका, बाकी प्यार मैं इससे करूँगा, और बस इस तरीके से हम लोग अपनी दुनिया में रहेंगे, अपने एक छोटे सा घर बनाकर, और मैं इसी में बहुत खुश हो जाऊँगा, बहुत खुश। ठीक है, तो वो बस सिर्फ विजान को देखकर ये सब कुछ बोले जा रहा था और एलेक्स जैसे मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ईबो ने खुद को सुना कि उसने अभी क्या कहा? उसने अभी अभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कन्फेशन दिया। उसने कहा कि वो विजान से प्यार करता है, और ये तो अभी मना कर रहा था ना, ये क्या बोल रहा था कि खुद को सुन भी पा रहा है। पर इससे पहले कि एलेक्स ईबो के इस फितूर को या गलतफहमी को दूर कर पाता, अचानक से ऐसे बहुत तेज से शोर सुनाई देने लगा, ऐसे ऐसे कि कोई लड़ता बिरता हुआ वहाँ पर आ रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, डंडों की आवाज़ आ रही थी। एंड जैसे ही एलेक्स ने सुना, उसे डर कर खड़ा हो गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, शिट, अब तो गड़बड़ हो गई। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हुआ क्या है, सब लोग इतना भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि वो देख सकता था अचानक सब लोग से भागना शुरू कर चुके थे। एलेक्स ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो जल्दी करो बच्चों, वरना आज तुम चले गए, हम लोग मर जाएंगे। ये कहते हुए एलेक्स पे चिल्लाने लगा। ईबो ने एलेक्स तरफ देखते हुए कहा, पर हुआ क्या है? पर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, बहुत सारे पत्थरों की जैसे बारिश होने लगे एंड एक पत्थर जोर से आकर वहां पर बैठे हुए एक बच्चे को पड़ा। एंड जैसे ही ईबो ने देखा, वो लिटरली से चौंक गया। उसने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, अपने हाथों में पत्थर, भाले, डंडे और न जाने क्या कुछ लेकर है। एंड वही लोग चिल्ला रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर कदम रखने की? मौत मांग रहे हो? हाँ, मौत मांग रहे हो? और तुम सब लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की, हमारे बच्चों को इसके पास लेकर आने की?
और तुम मनहूस इंसान, तुमसे कहा था ना इस गांव के अंदर और इस गली के अंदर कदम मत रखना, पर तुम यहाँ आए। अब तुम अपने पैरों पर तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए उन्हीं के से एक गैंग लीडर जैसे विजान की तरफ अपने डंडे को दिखा रहा था। एंड जैसे ही विजान ने सुना, वजह से घूर कर उस इंसान की तरफ देखने लगा। विजान ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बस पहले विजान ने कुछ भी कह पाता, एक ईबो अपनी फुल स्पीड के अंदर तुरंत विजान के सामने आकर खड़ा हो गया। एंड जैसे उसने क्रॉल किया हो उस इंसान से ये सब कुछ कहने के लिए, एंड विजान तुरंत से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे 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 शांत हो जाओ। ये कहते हुए ईबो को शांत करा रहा था, पर ईबो जैसे कंप्लीटली गुस्से में आ गया था। ईबो ने ग्रॉल कर सामने खड़े हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, एक और शब्द निकाला ना तुमने। तभी उस अल्फा ने, जो ऑलरेडी उस रिफ्यूजी ग्रुप का एल्डर था या लीडर था, उसने तुरंत ईबो की तरफ भी उस तरीके से ग्रॉल करते हुए कहा, तो क्या करोगे तुम? भूलो मत तुम हमारी जमीन पर खड़े हुए हो। ईबो ने तुरंत उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, भूला नहीं हूं मैं, पर हाँ तुम्हें तुम्हारी कायनात बुलाने पर जरूर मजबूर कर दूंगा। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जमीन? लान वांगी, वो जहाँ खड़ा होता है ना वो जगह उसकी होती है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद लान वांग ईबो की रूह को इस तरीके से बोलो। ये कहते हुए वो घूर कर सामने की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए विजान से चौंक गया, इस इंसान ने क्या कहा। पर इससे पहले कि विजान शायद कुछ भी समझ पाता, बहस और ज्यादा तेज होने लग गई थी, झड़प हो गई थी। दोनों शायद शोल्डर टू शोल्डर आ गए थे, ईबो और वो अल्फा। एंड ये चीज देखकर विजान से बस डर गया। उसने ईबो को पीछे खींचने की कोशिश की। हाउशवान भी बीच में आ गया। उसने ईबो को पीछे करते हुए कहा, ईबो 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 तुम्हें लड़ना नहीं है, और ऐसा कुछ क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? तुम इससे कैसे बातें कर सकते हो? जरा दूर रहो, दूर रहकर बातें करो। और क्या हुआ है, इतना गुस्से में क्यों हो सब लोग? पीछे रहो। ये कहते हुए हाउशवान ने भी उस लीडर को ऐसे धक्का दे दिया था, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, वो ईबो पर चढ़े जा रहा था। एंड वही दूसरी तरफ हाउशवान ने ईबो को भी खींचकर पीछे किया। एंड विजान जैसे बस एक पल के लिए अपनी जगह पर रूटेड हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि चीजें इतनी काओस में बदल जाएंगी, पर से अंदाजा था। एंड वहीं दूसरी तरफ युतारी और युजोकी भी एक पल के लिए अलर्ट हो गई थी। युतारी ने सबके सामने से सबको कवर करते हुए कहा, अरे अरे शांत हो जाओ, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये सब लोग हमारे भले के लिए यहाँ आए हैं। ये कहते हुए युतारी उन सारे गाँव वाले को समझाने की कोशिश कर रही थी, खासकर उन रिफ्यूजी मेंबर के लीडर को। लेकिन वो इंसान जैसे युतारी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। उस इंसान ने ऐसे युतारी की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम ही हो ना, तुम ही लेकर आई हो ना इसे यहाँ पर, इस गंदगी को यहाँ पर। और अगर इस इंसान ने अपनी गंदगी यहाँ फैलाने की कोशिश, पर इसमें कि वो कुछ भी बोल पाता, एक जोरदार फ्लाइंग किक उससे रिसीव हुआ। एंड इतना तेज वो किक पड़ा था कि वो इंसान जैसे जमीन पर खसकता हुआ दूर जाकर गिरा। एंड ये किसी और ने नहीं बल्कि ईबो ने मारा था। एंड लिटरली ईबो जैसे खून की तरह उस इंसान की तरफ देखने लगा। एंड उसकी तरफ दौड़ लगाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ये कहते हुए उसने कंप्लीटली उस इंसान को जमीन पर पिन कर दिया था। एंड ईबो के इस एक्शन से वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जैसे बहुत चक्के हो गए, खासकर हाउशवान एंड विजान। विजान ने चीखते हुए कहा, ईबो! ये कहते हुए वो ईबो की तरफ दौड़ने लगा। एंड वही तरफ हाउशवान भी ईबो की तरफ दौड़ने लगा, पर ईबो बस जोर जोर से उस इंसान को पीट रहा था, मार रहा था। एंड ईबो के ऐसे एक्शन से बाकी गांव वाले भी जैसे और ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। वो भी ईबो की तरफ से दौड़ने लगे, क्योंकि उनका गैंग लीडर पिट रहा था एंड वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एंड वही दूसरी तरफ एलेक्स भी से अपने सर को पीटने लगा। उसने ईबो की तरफ से दौड़ लगाते हुए कहा, ये इंसान खुद तो मरेगा, ये मुझे भी मरवाएगा, फ्रेंड्स प्लीज हेल्प करो। ये कहते हुए उसने बाकी सब खड़े हुए पीछे हिप्पी वाले ग्रुप को अलर्ट किया। एंड वो लोग पीछे से ईबो की हेल्प करने के लिए दौड़ने लगे। हेड अब माहौल ये हो गया था कि सब लोग एक दूसरे को जैसे पीटने के लिए तैयार हो गए थे। सब लोग एक दूसरे के शोल्डर टू शोल्डर थे। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा टेंस माहौल था, सफोकेटिंग माहौल था। एंड इस बार ईबो जैसे अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। एंड विजान सिर्फ ईबो को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईबो के सर पर जैसे एक भूत सवार हो गया था। इस इंसान ने कैसे कैसे विजान किस तरीके से इंसल्ट की और क्या कहा इसके बारे में ईबो नहीं सुन सकता। उस दिन विजान से जो ईबो ने वादा किया था, विजान को एक बार फिर से वही शब्द अपने कानों में जैसे सुनते हुए महसूस होने लगा। एंड विजान जैसे बस कांप गया। तो उसने बहुत जोर से फोर्स लगाकर ईबो को पीछे खींचा एंड लिटरली अपनी पूरी टेल से जैसे ईबो को बांध दिया था। एंड जैसे ही ईबो को एहसास हुआ कि विजान ने क्या किया, सिर्फ कूद कर विजान की तरफ देखा, चिल्लाते हुए कहा, क्या वो इंसान तुमसे क्या कह रहा है? तुम मुझे पीछे खींच रहे हो? मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, मुझे जान से मार। तभी विजान ने क्या ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जान से मारता गए फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ईबो? हाँ, क्या इन सबको जान से मार डालोगे? हाँ, इन छोटे बच्चों को भी? ये कहते हुए विजान छोटे बच्चों की तरफ देखने लगा, जो बस डर कर अपनी माँ के आंचल के पीछे छुप गए थे। एंड ये देखकर ईबो जैसे बस रुक गया। वो एक नज़र कूद कर उन सब की तरफ देखता है, एंड देन विजान की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ लीन होते हुए कहता है, अगर ये सब लोग भी तुम्हें हार्म करेंगे ना, तो मैं इन्हें भी। बस यार कि ईबो कुछ भी बोल पाता, विजान ने से ईबो को तुरंत पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, दूर रहो। ये कहते हुए विजान ईबो को घूरने लगा एंड ईबो विजान को घूरने लगा। एंड विजान ने ईबो को इस तरह से एक दूसरे से आपस में लड़ते हुए देखकर उनमें से ही किसी अल्फा ने ऐसे ईबो पर हमला कर दिया था। एक पत्थर जोर से खींच कर मारा एंड वो जाकर डायरेक्ट ईबो के सर पर लगा था। एंड ये देखकर विजान जैसे चौंक गया, चिल्लाते हुए कहा, ईबो! ये तो
विजान कंप्लीटली ईबो की तरफ दौड़ा था एंड उसके माथे की तरफ देखने लगा जहाँ से खून रिसने लगा एंड ये देखते के साथ ही विजान से खून खोल गया। उसने तुरंत अपने आप को पीछे मुड़ा एंड कूदते हुए उसी अल्फा की तरफ देखा एंड अपनी एक टेल को आगे किया एंड उस अल्फा की वजह से गर्दन को खींच दिया एंड उसे खींच कर अपने पास लगा रहते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? हाँ, ये कहते हुए वो उसे घूर रहा था एंड वो इंसान जैसे फड़फड़ा रहा था विजान की उस पकड़ में, क्योंकि विजान की पकड़ बहुत ज्यादा तेज थी एंड विजान कैसे रूप को देखकर बाकी सब लोग जैसे डर गए थे, तो कदम पीछे हो गए क्योंकि विजान अपनी इस वक्त फॉक्स फॉर्म में था एंड उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। विजान ने उस इंसान की गर्दन को और ज्यादा खींचते हुए कहा, औकात में रहो अपनी, वो मारे या ना मारे पर मैं ज़रूर तुम्हें जान से मार डालूंगा और ऐसी मौत दूंगा कि जितने लोग इस वक्त यहाँ फड़फड़ा रहे हैं ना, सबकी रूह कांप जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ उठाने की, उसको इस तरीके से देखने की भी? तुम्हें पता नहीं अभी कि विजान क्या चीज़ है, तो अपनी हद में रहो। ये कहते हुए विजान ने बस इंसान को दूर की तरफ फेंक दिया था, इतनी दूर फेंका था जाके कि वो इंसान जैसे कम्प्लीटली बेहोश ही हो गया एंड अब विजान कूद कर बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा जैसे कि वो उन्हें वार्न कर रहा हो कि वो के करीब तक मत बढ़ना। एंड विजान का ऐसा जेस्चर देखकर वो जैसे बस फैन ही हो गया था, उसकी आंखों में स्टार्स नजर आने लगे एंड वो विजान की तरफ देखने लगा, पर अगले सेकंड वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव मोड में एक बार फिर से आ गया था एंड विजान के बगल में खड़ा हो जाता है एंड बाकी सब तरफ घूमने लगता है। विजान ने ग्रॉल करते हुए कहा, आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वही अच्छा रहेगा। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग आप लोगों को हार्म करने यहाँ नहीं आए हैं, पर अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे किसी मेंबर को हार्म करेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई भी मेरे किसी इंसान को हार्म नहीं कर सकता, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए विजान सबकी तरफ कूद रहा था, पर वो समझ गया था ये मैसेज उसके लिए है। वो तो बस इसी बात से खुश था, पर वो गुस्से में भी था। ये सब लोग विजान से इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो सबकी तरफ कूदने लगा। एंड एक बार फिर से विजान ने अपनी उस ठंडी पर लेकिन थोड़ी शांत आवाज में कहा, इस तरीके से अगर करते रहे तो सब एक दूसरे को मार कर खाक कर देंगे और इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्या आप सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं? ये कहते विजान सबकी तरफ देखने लगा। इस बात पर तुरंत उस गैंग लीडर ने खड़े होकर विजान की तरफ घूरते हुए कहा, हाँ, आज तो हम इसे मार कर ही छोड़ेंगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गैंग लीडर को मारने की? ये कहते हुए और भी कुछ लोग जैसे आगे आ गए थे एंड ये चीज हाउशॉन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने तुरंत अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, वही गार्ड्स जो कुछ पीछे खड़े हुए थे, इलान शिशान ने खासकर उनकी सिक्योरिटी के लिए भेजे थे एंड वो गार्ड्स आकर तुरंत उनके सामने खड़े हो गए जिससे ताकि माहौल काओस का ना बने। अब बात ये थी कि आलम सच में एक डेड स्टेट की तरह क्रिएट हो गया था। तभी इसी बीच में युतारी ने आगे आते हुए कहा, अरे आप सब लोग शांत हो जाइए, वो हमारी सिर्फ मदद करने आए हैं। तभी उस गैंग लीडर ने युतारी तरफ देखते हुए कहा, युतारी, तुमसे मैंने पहले भी कहा था किसी भी टाउन के मेंबर को यहाँ एंट्री मत देना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने इन सब लोगों को यहाँ। तभी युतारी ने एक उस गैंग लीडर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, मैं उन टाउन मेंबर को यहाँ एंट्री नहीं दे सकती, पर तुम उन टाउन मेंबर्स को अपने सारे ड्रग्स, अपने सारे नशे, सब कुछ बेच सकते हो, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती। मैं अच्छा करने के लिए इन सब लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ और तुम क्या करने के लिए इन सब लोगों को यहाँ लेकर आते हो? युतारी इस बात पर जैसे सब लोग चुप हो गए थे, सब घूर कर युतारी की तरफ देख रहे थे, एक पल के लिए विजान भी। लेकिन खैर अगले ही सेकंड युतारी ने कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मुजामी, मैं अपने बच्चों को और अपने ही नहीं, इन बाकी सारे सभी लोगों के बच्चों को इस तरीके से नशे पत्ती में आगे नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी तुम सब लोगों की तरह नशे और ड्रग्स बनाएं और जाकर फिर टाउन में जाकर सप्लाई करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बच्चों का भविष्य बनता हुआ देखना चाहती हूँ और अगर ये लोग ये भविष्य हमें दे सकते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि हमारे बच्चे भी ऐसी कीड़े की तरह बने रहे जो बस नाली में पड़ा रहता है और एक दिन वहां मर जाता है जैसे कि हम मर जाएंगे? हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं? क्या तुम्हें जरा तरस नहीं आता हमारे ऊपर? हाँ, ये तो वही युतारी बस घूर कर उस गैंग लीडर की तरफ देख रही थी और वो गैंग लीडर घूर कर युतारी की तरफ। युतारी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इस तरीके का जीवन जिए। मैं युजुकी को पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और युजुकी के साथ साथ मैं उन सभी बच्चों को भी पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ जो यहाँ है अभी। ये मासूम है, इन्हें प्लीज इस तरीके से बर्बाद मत करो। तुम्हें समझ आ रहा है मुजामी? तुम्हें समझ आ रहा है? ये कहते हुए युतारी मुजामी की तरफ देख रही थी, पर मुजामी वो बस गुस्से में इन सब की तरफ घूर रहा था। एंड देन मुजामी ने युतारी की तरफ से आगे बढ़ते हुए कहा, समझ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है युतारी कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम बिक गई हो ना इन सब के हाथों। बताओ किसने खरीदा है तुम्हें? किसने खरीदा और कितने पैसे दिए हैं? जैसे ही मुजामी ने ये कहा, युतारी ने एक जोरदार झन्नाटा थप्पड़ उसको जड़ दिया था। एंड जैसे ये थप्पड़ चढ़ा, एक पल के लिए सब लोग जैसे बस शांत हो गए एंड बहुत सारे लोगों ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। युतारी जहाँ रहती है, जिस स्लम में रहती है, वहाँ पर राज चलता है मुजामी का, और अगर मुजामी पर किसी ने हाथ उठा दिया तो इस तरीके से बाकी सब उमेगा जैसे युतारी के बगल में खड़ी हो गई थी एंड उससे बस ऐसे पकड़ रही थी ताकि मुजामी कुछ और ना कर दे। लेकिन युतारी बहुत गुस्से में थी। उसने मुजामी की तरफ देखते हुए कहा, घटिया सोच है तुम्हारी, घटिया सोच, लानत है मुझे तुम पर मुजामी, लानत है। तुम्हारा काम है हम सबको प्रोटेक्ट करना, हम सबको अच्छी जिंदगी देना, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ हमारे बच्चों को नशे पत्ती में धकेल रहे हो, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम सब भी यही करें। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने खुद को कितने में बेच दिया। मेरा पति गुजरा है और उस दिन के बाद से ये युतारी खुशी अल्फा की है और वो अल्फा तो तुम्हारा दोस्त था ना, मेरा पति तुम्हारा दोस्त था ना मुजामी, फिर भी
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर इस तरीके से उंगली उठाने की? अगर तुमने कुछ भी किया ना, अगर तुमने एक और शब्द बोला मुजामिल, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति के दोस्त थे, और जो भी मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ ना, थोड़ी बहुत भी, वो भी। ये कहते हुए युतारी कूद कर बस मुजामिल की तरफ देख रही थी, और मुजामिल बस अपने दांत पीसते हुए युतारी की तरफ। युतारी ने कहा, ये सब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, और विजान और ये रॉयल प्रिंस हमें ये ऑफर कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी चीज के, बिना किसी बदले के, बिना किसी पैसे के, और बिना किसी दस्तावेज के। तुम जानते हो ना कितनी बड़ी बात है? आज तक हमारे बच्चों को किसी ने भी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास कोई दस्तावेज ही नहीं थे। हम कहीं के नहीं थे। हम यहाँ चाइना में, इस टाउन में कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से, पर आज तक किसी ने हमें रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। जापान जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ भी हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम रिफ्यूजीज हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं होती, हमारा कोई घर नहीं होता, एंड इस पर कोई हमें सहारा दे रहा है। तो तुम मुझे क्यों दूर धकेल रहे हो, क्यों बुरा भला बोल रहे हो विजान के लिए और बाकी सब के लिए? विजान हमेशा से हमारी मदद करता हुआ आया है, कई बात तुम नहीं जानते? हाँ, क्या वो पहले यहाँ आता नहीं था? ये कहते हुए युतारी जैसे रोना शुरू कर चुकी थी, एंड युतारी को शांत कराने के लिए बाकी सारी ओमेगा लेडीज भी पीछे आ गई थी, एंड वो बस शांत करा रही थी। बच्चे दुबक कर सब कुछ देख रहे थे, एंड मुजामिल से अपने दांत पीसते हुए कहा, मदद, वो तो मैं जानता हूँ किस तरीके की मदद, और ये इंसान, ये सिर्फ कलंक है। इसके बारे में कैसी बातें चल रही हैं पूरे टाउन में, शायद तुम नहीं जानती हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्लम की औरतें भी इस तरीके से बिगड़ जाएं जैसे कि ये बिगड़ा हुआ है। इसका तो कोई घर परिवार है नहीं। और इससे पहले कि वह कुछ ही बोलता है, इबो जैसे एक बार फिर से क्रॉल करता है, एंड वो लिटरली विजान के सामने आकर खड़ा हो गया था, बिल्कुल से टाइगर की तरह, जैसे कि अगर ये इंसान एक और शब्द बोले और इबो इसे इन जान से मारकर खत्म कर देगा। इबो का ऐसी ग्रॉल सुनकर मुजामिल से पल के लिए चुप हो गया था, क्योंकि इबो के डार्क फेरोमोन्स वहाँ पर फैलना शुरू हो गए थे। वो इतना डार्क एंड डोमिनेटिंग थे कि युतारी को वजह से प्रॉब्लम होने लगी सांस लेने में, विजान को भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। ऊपर से हाउशवान वो भी से पीछे हो गया था एक कदम, और मुजामी वो तो लिटरली ऐसे कदमों में ही गिरने वाला था, लेकिन फिर भी उसने संभाल रखा था। अपने बगल में खड़े हुए एक आदमी को पकड़कर देन उसने इबो की तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है मेरा ये सब कुछ बोलना, तो अपने दोस्त को या कहा जाए अपने आशिक को या फिर अपने माशुक को लो यहाँ से और निकल जाओ। ये कहते हुए वो विजान को घूरने लगा, एंड वही दूसरा भी बोले फिर से ग्रॉल करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से एक शब्द उल्टा बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। पर से लेकर कुछ बोलता विजान जैसे अपनी टेल से इबो को पीछे फिर से खींच लेता है, एंड उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ इबो, प्लीज़। एंड विजान की आवाज़ में ही कुछ ऐसा था कि इबो निकल के शांत हो गया, एंड उसे विजान की तरफ देखने लगा। वो नीली आंखें जैसे विजान की आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी, एंड विजान ने एक बार फिर से कहा, प्लीज़ चुप हो जाओ, युतारी बात कर रही है ना, एंड उन्हें बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इबो ने कहा, तुम्हें ना पड़ता हो पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, और कोई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं। ये कहते एक बार इबो ने फिर से ग्रॉल किया, एंड लिटरली इबो की ग्रॉल सुनकर सब लोग जैसे बस चुप हो गए, एंड मुजामी भी वो भी जैसे इबो को जैसे कूद कर देखने लगा, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी युतारी ने जैसे करके अपने आप को संभाला, एंड बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ हमें पढ़ने की इजाज़त दे दो। तुम सब लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे जाकर वहाँ पढ़ाई करें? हाँ, एक अच्छे आदमी बने, अच्छा पैसा कमाएं? क्या तुम लोग सब सिर्फ यही चाहते हो कि वो सिर्फ नशा बेचते रहें? और आखिर कब तक नशा बेचेंगे वो? एक दिन हम सब लोग जेल में नजर आएंगे और फिर वहीं मर जाएंगे। उसके बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है? ये कहते हुए उतारी बाकी सबकी तरफ देख रही थी, सब लोग अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच बात है। वो लोग भी तो इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन मिले। वो टाउन में ऐसे छोटे मोटे बिजनेस इसीलिए करते हैं कि ताकि उनके बच्चों को खाना, परिवार या सब कुछ मिल सके, इज्जत मिल सके, पर वो कभी नहीं मिल पाई। और अब जब ये सब कुछ मिल रहा है, कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा जाकर पढ़े? पर जैसे ही मुजामी को रियलाइज़ हुआ कि युतारी की बातें बाकी सब लोग को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मुजामी जैसे अपने दांत पीसते हुए कहा, युतारी तुम सबको बरगलाना बंद करो, और जो तुम कह रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग, इनके वादे सिर्फ खोखले होते हैं। ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करेंगे, और देखना ये हमें इस्तेमाल करने के बाद दूर फेंक देंगे। और तुम नहीं जानती ये लोग कैसे कैसे। तभी युतारी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, और मैं अपने बच्चों को वहाँ भेज कर ही रहूँगी। विजान ये सब कुछ करेगा मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, और ये बाकी सब लोगों के लिए भी। और तुम कुछ नहीं करोगे मुजामी, सच में कुछ नहीं करोगे, वरना याद रखना। ये कहते हुए युतारी मुजामी को घूरने लगी, और मुजामी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम युतारी, तुम सच में हमारे पूरे टाउन के अंदर बेइज्जती कराने के ऊपर आतुर हो चुकी हो ना। हमारी स्लम के कुछ रूल्स हैं, वो सब कुछ तुम नहीं मानने वाली ना। ठीक है, अगर तुम अपनी बच्ची को भेजना है ना तो जाओ भेजो, पर बाकी और बस पहले कि मुजामी कुछ भी कह पाता। तभी एक इंसान ने युतारी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच में हमारी बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देंगे? एंड उस इंसान की बात सुनकर मुजामी जैसे चुप हो गया। वो अपने पीछे खड़े हुए उस अल्फा की तरफ देखने लगा। मुजामी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम पागल हो गए क्या तुम भी इसकी बातों में? बस पहले कि मुजामी कुछ भी कह पाता, और भी बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा, क्या सच में हमें दाखिला देंगे? एंड ये बात सुनते के साथ ही विजान जैसे एक पल के थोड़ा सा चहक गया था। उसने उन सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं दाखिला दूंगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं, और
खुद प्रिंस लानवांग ईबो इनका नाम है, ये रॉयल प्रिंस है और ये अल्फ़ा स्कूल के टीचर हैं। हम सब लोग तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को दाखिला देंगे अपने स्कूल में, और वो भी बिना किसी पैसों के। हम बस चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बने, उन्हें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। ये कहते हुए विजान जैसे मुस्कुराकर बाकी सब की तरफ देख रहा था, एंड बाकी सब लोग बस चौंकते हुए विजान की तरफ देखने लगे। सब लोग बस आपस में बात कर रहे थे, एंड विजान देख सकता था कि वो लोग इंटरेस्टेड या थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड ये चीज़ मुजामी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बस घूर कर विजान की तरफ देख रहा था। मुजामी ने विजान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, तो तुम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हो? विजान एक पल के लिए चौंका तो था, लेकिन विजान ने अगले सेकंड कॉन्फिडेंटली मुजामी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मुजामी ने अगले ही पल जैसे हंसते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, लो जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी लो, पर एक जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ। अगर इनमें से मेरी बस्ती के एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ ना तुम्हारे उस खैरात खाने में जाकर, तो सच बता रहा हूँ तुम्हारे लिए जीना आसान नहीं होगा, और युतारी तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारी पर इन सब बच्चों को वहाँ लेकर जा रही हो जहाँ मुझे एक रत्ती भरोसा नहीं है। पर ये सब लोग इन सब लोगों की बातों में आ गए ना, मैं देख सकता हूँ सारे अल्फा भी अब अपने ओमेगा के पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं ना। तो ठीक है, अगर तुम सब लोगों को अपने बच्चों को वहाँ भेजना है तो दाखिला कराओ, पर मैं तुम सब लोगों को बता रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और इस सब की जिम्मेदार युतारी तुम होंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये कहते हुए मुजामी जैसे अपने पैर पीटता हुआ वहाँ से निकल गया था, पर वो बस आखिरी में युतारी को घूर कर गया था, एंड युतारी भी थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि मानो या न मानो पर मुजामी यहाँ इस पूरे बस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा पावर रखता है, और इस तरीके से नाराज़ करना युतारी बस थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। पर विजान ने अगले सेकंड युतारी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड देन विजान ने अपने पीछे खड़ी उस ओमेगा टीचर की तरफ देखा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी, एंड फिर विजान ने धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। श्यान ये कहते उसने श्यान की तरफ देखा जो ऑलरेडी दुबकी हुई मैं साइड में खड़ी थी। श्यान ने तुरंत अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, जी मास्टर। विजान ने कहा, बाकी सब लोगों की हेल्प करो, एंड बाकी सब लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरी स्कूल टीचर से ले सकते हैं, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, और हमारे पास ये पैम्पलेट्स भी हैं। ये कहते हुए विजान ने उन पैम्पलेट्स को दिखाया। तभी उनमें से एक अल्फा ने कहा, हाँ हमें ये क्या दिखा रहे हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, कई बात आप नहीं जानते। ये कहते हुए वो थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में बात कर रहा था, पर ये उसकी गलती नहीं थी, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी, पर ये वजह से इंसान को भी घूर कर देने लगा। एंड विजान ने एक बार फिर सेबू के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे खींचा, एंड देन उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब कुछ क्या है। ये कहते हुए विजान एक बार फिर से सबकी तरफ देखने लगा, एंड फिर से वही सब कुछ समझाने लगा जो उसने इन सारे ओमेगा माँ को समझाया था। एंड अब बारी जिम्मेदारी थी यहाँ के फादर्स को समझाने की। एंड विजान समझाने में अच्छा है, चीज़ वो देख सकता था, पर वो किसी प्रोटेक्टिव टाइगर की तरह हर समय जैसे विजान के सामने ही खड़ा हुआ था। ये सीन अब कुछ ऐसा था जिसमें विजान बिल्कुल किसी किंग या क्वीन की तरह लग रहा है, जो अपने पूरे वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग सभा के हैं उन सबको कुछ बता रहा है, और उसके सामने ये वो बिल्कुल किसी प्रोटेक्टेड टाइगर की तरह विजान को पूरी तरह से केज कर खड़ा हुआ है, घेर कर खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी किसी बॉडीगार्ड की तरह कि कोई नज़र उठाकर भी विजान को नहीं देख सकता। एंड ये सीन सच में देखने में बहुत ज़्यादा डेजलिंग था, खासकर हाउशवान के लिए। वो सिर्फ ईबो को ही देखे जा रहा था कि ये इंसान कितना प्रोटेक्टिव है विजान के लिए। इस इंसान को अंदाज़ा भी नहीं है। हेलिक्स ने अपने शब्दों को आवाज़ दी और हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा कि ये कितना ज़्यादा विजान के प्यार में है। एंड जैसे ही एलेक्स ने कहा, हाउशवान ने भी एलेक्स की तरफ देखा, एंड एलेक्स ने हाउशवान की तरफ देखा, एंड दोनों बस घूर कर ईबो एंड विजान की तरफ देखने लगे, जो सच में ऐसा लग रहा था कि दो जिस्म तो हैं लेकिन एक जान है। इन्हें पता भी नहीं है कि इनकी किस्मत, इनकी कुदरत इन्हें कहाँ लेकर जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। लिटरली 2 घंटे का एपिसोड हो गया, सीरियसली मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये इतना लंबा चौड़ा सा पार्ट ठीक ठाक लगा होगा एंड बर्दाश्त के काबिल रहा होगा। तो बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। माहौल थोड़ा हीटअप हो गया है एंड बहुत सारी इक्वेशंस आपस में उलझना शुरू कर चुकी हैं। बहुत सारे दाव हैं जो खेले जा रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ रही हैं। जैसे कि आज एक नया चेहरा बाहर आया और वो चेहरा था हेनरी एंड शाओवी के रिश्ते का, जो देखने में हद से ज़्यादा ब्रूटल था। चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थी, जो दिख रही हैं उससे भी ज़्यादा बदतर। और शायद ईबो के व्यवहार का आज थोड़ा सा एक नज़ारा देखने को मिला कि वो आज ऐसा क्यों है, उसके नेचर की वजह क्या है आखिरकार। शायद उसका डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, पेरेंट्स की तरफ से ना मिलने वाला अटेंशन। वहीं दूसरी तरफ लैन शिचैन की भी एक बहुत बड़ी सच्चाई हम लोगों के सामने आई है। पर क्या इस सच्चाई से लैन शिचैन रूबरू है? क्या ईबो को ये पता है? और जब पता चलेगा तो कौन सा तूफान आएगा? खैर, तूफान तो आने वाला है जो धीमे धीमे कर विजान एंड ईबो की ज़िंदगी में अपने पैर पसार रहा है। कुछ होने वाला है, देखते हैं वो कब और कैसे होता है।
तब तक के लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, एंड आई होप आप लोग बोर फील नहीं कर रहे होंगे। मैं बस स्टोरी को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा आगे खींचना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज इतना लॉन्ग पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और इस बीच में मैं कुछ छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। एंड मैं देख सकती हूँ काफ़ी सारे लोग बोर हो रहे हैं स्टोरी से, इसीलिए मैंने आज के इस पार्ट को थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है। और पीछे का कंपल्शन भी तो करना था इतनी सारी छुट्टियों का। आगे भी मैं थोड़ा लॉन्ग पार्ट बनाने की ही कोशिश करूँगी, एंड आगे के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज के पार्ट में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। तो क्या वो ईबो के प्लान वाला पार्ट लगा जिसमें वो विजान को अपनी मदर बनाने के लिए भी तैयार है, या फिर आपको विजान या ईबो का प्रोटेक्टिव नेचर एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट लगा। जो आज जिस तरीके से विजान ने ईबो को प्रोटेक्ट किया, विजान कुछ साइन तो दिखा रहा है। हाँ, शायद उसके अंदर का ओमेगा अपने अल्फा को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, या फिर ईबो का प्रोटेक्टिव नेचर जो विजान के सामने बिल्कुल किसी दीवार की तरह खड़ा हो गया था, उसके टाइगर की तरह खड़ा हो गया था, उसके रहते कोई भी विजान को टच नहीं कर सकता। या फिर ये कहूँ इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, किसने आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा खींचा, विजान एंड ईबो के इसी लव हेट रिलेशनशिप को, या फिर ईबो की सच्चाई को, शाओवी के एक नए रिश्ते को, लैन शिचैन के नए रिश्ते को, या लैन शिचैन के बर्थ की सच्चाई को, एंड ऊपर से जो इस वक्त यहाँ स्लम के अंदर ही जो सब भी काओस मचा हुआ है वो। क्या आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं? क्या कोई गैस कर सकता है कि अब आगे क्या होने वाला है? किसी के पास कोई थ्योरी हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। मैं देखती हूँ कि आप लोगों की थ्योरी कितने हद तक सही हो सकती है कि क्या होने वाला है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब जल्दी से मैं आज की वीडियो खत्म कर देती हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आई एम रियली सॉरी आप लोगों को पकाने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। ओके, बाय बाय। एंड हाँ, अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।